क्या है बैंकों का राष्ट्रीयकरण? बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक। प्रद्युम्न गुप्ता, रोहन झा, समझ में आ रहा है ना भाई लोग? बताया जाए। दीपिका कैसे है बिटिया? आइए बात को यहीं से समझते हैं। सब लोग बताएं, एकदम सब हालचाल ठीक है ना? सब एकदम जोश उत्साह से हो ना? समझना एकदम क्लियर है ना? ठीक। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर बात करते हैं। देखो मेरी बात समझना, भारत में जो आधुनिक बैंकिंग है, पीछे से बात कर रहे हैं। पहले भारत में क्या होता था? सेठ साहूकार लोन देते थे, कर्ज देते थे, ऋण देते थे। लेकिन जिसे हम आधुनिक बैंकिंग कहते हैं, अर्थात ऐसा संस्थान होगा जो आपका जमा भी स्वीकार करेगा और आपको ऋण भी देगा, ऐसा आधुनिक संस्थान जो आधुनिक बैंकिंग है, इसकी शुरुआत भारत में अंग्रेज की है। यानी ब्रिटिश हमारे भारत में बैंकों को लेकर के आए। ब्रिटिश हमारे भारत में बैंकों को लेकर आए। कहने का तात्पर्य था, अंग्रेजों के आने के पहले भारत में बैंकिंग प्रणाली इस रूप में नहीं थी। ऐसा नहीं था कि बैंकिंग प्रणाली में यह होता था कि एक संस्थान होगा, एक बैंक होगा, जाओगे जमा भी स्वीकार करोगे, लोन मांगने भी वहीं जाओगे। ऐसा नहीं होता था। सेठ साहूकार होते थे, ऋण व्यवस्थाएं चलती थी। जिसे हम आधुनिक बैंकिंग कहते हैं, जो आज आपके सामने दिख रहा है, इसे अंग्रेज लेके आए, ब्रिटिश एरा में आई। ब्रिटिश एरा में आई अर्थात ब्रिटिश काल में मॉडर्न बैंकिंग हमारे सामने आई, आधुनिक बैंकिंग हमारे सामने आई, आधुनिक जमाने के बैंक आए जो आज हमको दिखते हैं। ठीक। बस जब अंग्रेज लेकर के आए आधुनिक बैंकिंग की, पैसा जमा करने जाओगे तो जमा करेंगे, उधार मांगने जाओगे तो उधार देंगे। जब इसे अंग्रेज लेकर के आए तो भारत में तेजी से बैंकों का विकास हुआ। कुछ ब्रिटिश पूंजीपतियों ने बैंकों की स्थापना की, कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोगों के बैंकों की स्थापना की। लेकिन जो भारत में बैंकिंग हुआ करती थी, जो बैंक हुआ करते थे, ये प्राइवेट सेक्टर के ही बैंक थे। यह प्राइवेट सेक्टर के ही बैंक थे, अर्थात सरकार बैंक की स्थापना नहीं करती थी। बैंकिंग का कारोबार सरकार नहीं करती थी। समझना मेरी बात को। जितने भी भारत में बैंक थे, या तो अंग्रेजों के थे या भारत के कुछ पूंजीपतियों और व्यापारियों ने बैंक बना लिए थे। कुल मिला करके बैंक प्राइवेट ही रहते थे। अब देखो, देश को आजादी मिलती है 1947 में। 1947 में आजादी मिलती। आजादी के बाद भारत में जो बैंकिंग संरचना थी, भारत में जो बैंक थे, वे भी प्राइवेट सेक्टर के ही बैंक बने रहे। यानी जो व्यवस्था अंग्रेज के काल में थी, वही भारत में भी बनी रही। यानी आजादी के बाद भारत के भी सारे के सारे बैंक, जितने बैंक हैं, ये सारे के सारे बैंक प्राइवेट ही बने रहे। सारे के सारे बैंक कैसे थे? प्राइवेट बैंक थे। ऐसी संरचना थी। यानी आजाद भारत में भी ठीक बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर के ही हाथों में थी। सरकार ने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की। सरकार ने कहा ठीक है, प्राइवेट बैंकिंग चल रही है, प्राइवेट बैंकिंग चलती रहे। सरकार ने बस इतना किया, एक एक्ट लाया जिसे कहते हैं 1949 का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लेकर के आए। ठीक, इसे हिंदी में कहते हैं बैंकिंग विनिमयन बैंकिंग विनिमयन विनिमयन अधिनियम 1949। बैंकिंग विनिमयन अधिनियम 1949। यह एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लेकर के आई आरबीआई। ठीक, सॉरी, भारत सरकार। इस अधिनियम के द्वारा भारत सरकार ने यह किया, भारत सरकार ने कहा कि बैंकों की संरचना तो प्राइवेट ही बनी रहेगी, लेकिन इन बैंकों को आरबीआई की गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा, आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। अर्थात बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से यही हुआ, कहा गया कि भारत में बैंकिंग प्राइवेट ही बनी रहेगी, बैंक के मालिक प्राइवेट सेक्टर के ही लोग हैं। यानी भारत में जो भी बैंकिंग संरचना है, ठीक, जो बैंक हैं, भारत में जो बैंक हैं, ये प्राइवेट ही बने रहेंगे, प्राइवेट सेक्टर के ही हाथ में रहेंगे। किसके हाथ में रहेंगे? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में रहेंगे। समझना हमारी बात। कहा गया कि ये बैंक प्राइवेट सेक्टर के ही हाथ में रहेंगे। जैसे प्राइवेट मालिक लोग इन्हें चलाते थे, ठीक, वैसे ही चलाएंगे। अच्छा, रेगुलेशन को विनियमन विनियमन होता है। रेगुलेशन का हिंदी क्या होता है? विनियमन, विनियमन। ठीक ठीक। तो समझना, यानी 1949 का जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया, उसमें कहा गया कि प्राइवेट सेक्टर तो रहेगा, बैंक रहेगा प्राइवेट सेक्टर के हाथों में, लेकिन इन बैंकों के ऊपर नियंत्रण हो जाएगा आरबीआई का। अर्थात इनको अब कंट्रोल करेगी कौन? आरबीआई कंट्रोल करेगी। कहा गया कि इन प्राइवेट बैंकों को आरबीआई का दिशा निर्देश मानना होगा, आरबीआई का दिशा निर्देश मानना होगा, दिशा निर्देश मानना होगा, मानना होगा। ठीक, आरबीआई का दिशा निर्देश मानना होगा। अर्थात बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और कुछ नहीं करता है, बल्कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सिर्फ इतना करता है, बैंकों के ऊपर आरबीआई का नियंत्रण कर देता है। बैंकों को आरबीआई का गाइडलाइन मानना होगा, लेकिन बैंकों की मूल संरचना प्राइवेट ही रही, ये प्राइवेट लोगों के हाथ में ही रहे, प्राइवेट काम ही होता रहा। ठीक है, बात आगे बढ़ा। देश आजाद हुआ, पंचवर्षीय योजना आई, काम शुरू हुए। जब काम शुरू हुए तो बार बार आरबीआई इन बैंकों को गाइडलाइन देती थी और कहती थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाएं खोलो। ये बैंक खोलवा नहीं करते थे। छोटे छोटे कस्बों की ओर जाओ, जईवा नहीं करते थे। ये बोलते थे, अब सोचो 1951-50, 1950-51, 55-60 में भारत के ग्रामीण क्षेत्र की हालत क्या रही होगी? इन बैंक बेचारों का भी दोष नहीं। भारत में कस्बों की हालत क्या हो रही? तो बैंक क्या करते थे? बड़े बड़े शहरों में ही रहते थे। तो जब सरकार कहती थी कि ग्रामीण क्षेत्र की ओर जाओ, तो नहीं जाते थे। गांव में शाखाएं, कस्बों में शाखाओं खोलो, नहीं खोलते थे। सरकार कहती थी कृषि क्षेत्र को लोन दो, ये नहीं देते थे। सरकार कहती थी भारत में आजादी आई है, नए नए उद्यमियों को लोन दो, थोड़ा नए नए व्यवसायी व्यापारी भी निकले, ये नहीं देते थे। समझना बात को। तो हुआ क्या कि आजाद भारत में भले ही आरबीआई की गाइडलाइन रही, लेकिन कुछ समस्याएं होने लगी। समस्याएं, ठीक, समस्याएं। समस्या पहली थी कि पहला था
ये प्राइवेट बैंक ग्रामीण क्षेत्र की ओर ग्रामीण क्षेत्र में अपनी शाखाएं नहीं खोलते थे, ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं नहीं खोलते थे, ये शाखाएं नहीं खोलते थे। ठीक, कृषि को ऋण नहीं देते थे, बोलते थे किसान पैसा लेके भाग जाएगा। कृषि क्षेत्र को ऋण नहीं देते थे, कृषि क्षेत्र को ऋण नहीं देते थे। ठीक, नहीं देते थे। ठीक, नए नए जो उद्यमी होते थे, नए उद्यमियों को ऋण नहीं देते थे, नए उद्यमियों को ऋण नहीं देते थे, नए उद्यमियों को ऋण नहीं देते थे। ठीक, सरकार जो योजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करती थी, योजनाओं के हिसाब से अपने बैंकों का संचालन नहीं करते थे। तो करते क्या थे, ये कनेक्टेड लैंडिंग करते थे। ये क्या करने लगे, ये कनेक्टेड लैंडिंग करने लगे। इसको हिंदी में भी यही लिखा जाता है, कनेक्टेड लैंडिंग, कनेक्टेड लैंडिंग करने लगे। अब आप कहोगे कि गुरुजी ये कनेक्टेड लैंडिंग क्या होता है, कहोगे ना किरण, कृष्णा, श्रेयांशी, ठीक, कहोगे ना कि गुरुजी ये कनेक्टेड लैंडिंग क्या होता है। घनश्याम कर रहा है, पीपीटी नहीं है भाई, पहले ऐसे समझा के पढ़ लो। आप लोग कहोगे ना कि ये कनेक्टेड लैंडिंग क्या होता है। ठीक, देखो कनेक्टेड लैंडिंग क्या होता है इसको समझाता हूं, तो आइए समझते हैं कनेक्टेड लैंडिंग। देखो कनेक्टेड लैंडिंग में क्या होता है समझना। बैंक प्राइवेट थे, तो मान लो कोई ये एक्स व्यापारी है, यक्स व्यापारी है, या कोई यक्स व्यापारी है, हम किसी का नाम क्यों ले, एक्स व्यापारी है। मान लीजिए इसने ये कपड़ा का व्यवसाय करता है, मान लीजिए इसकी एक कपड़ा मिल है, इसकी एक कपड़ा मिल है। ठीक, कपड़ा मिल है। ठीक, समझना, इसकी एक कपड़ा मिल है। इसने क्या किया हुआ है, एक बैंक भी खोला हुआ है, इसका एक बैंक भी है, इसका एक बैंक भी है, इसका एक, मान लीजिए ये इसका एक बैंक भी है। ठीक, अब कनेक्टेड लैंडिंग में क्या होता था समझना, ये कहेगा कि ठीक है भाई हम तो प्राइवेट आदमी, हमारी कपड़ा मिल का भी व्यवसाय चल रहा है, हमारा बैंक भी व्यवसाय चल रहा है, दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब ये बैंक जो प्राइवेट बैंक था, ये शाखाएं खोलता था शहरों में। मान लीजिए इसने 10 करोड़ लगा के बैंक खोला है, 10 करोड़ लगा के बैंक खोला है। अब ये बैंक खोलता था तो लोग पैसा जमा करने आते थे, लोग पैसा जमा करने आते थे। मान लीजिए लोगों ने पैसा जमा किया, मान लीजिए लोगों ने 40 करोड़ जमा किए, 10 करोड़ लगा के बैंक खोला, 40 करोड़ लगा लोगों ने जमा किया, अब इसके पास 50 करोड़ हो गया। या 50 करोड़ अपनी ही मिल को लोन देता था, अपनी ही मिल को लोन दे देता था। उधार किसको दे देता था, अपनी ही कपड़ा मिल को। और लोन देकर के जो प्रॉफिट होता था, जो प्रॉफिट होता था, उस प्रॉफिट से इन लोगों को ब्याज भी चुका देता था। ठीक, इन लोगों को ब्याज भी चुका देता था। तो प्रथम दृष्टया देखने में यह बात अच्छी लगती है, गलत क्या है, इन लोगों को ब्याज से मतलब है, इन लोगों को ब्याज से मतलब है, या ब्याज चुका देता था, इसमें गलत क्या है। ठीक, इसमें गलत क्या है समझना बात को, ये देखने में तो गलत नहीं लगता था। यही थी कनेक्टेड लैंडिंग, या अपने ही व्यवसाय को लोन दे देता था। ठीक, गलत ये था, समझना बात को, गलत ये था कि ठीक है इन लोगों ने पैसा जमा किया, इसने बैंक चला रहा है, लोन ले दिया, हो गया। गलत ये था कि जब इन्हीं में से कोई लोन मांगने जाता था इस बैंक के पास तो यह लोन नहीं देता था। समझना, गलत ये है कि यही डिपॉजिटर, गलत ये है, ठीक, गलत यह है कि यही डिपॉजिटर, ठीक, जब लोन मांगता था, जब लोन मांगता था तो उसे नहीं मिलता था। अर्थात आप कह सकते हो कि लोगों को फायदा दे रहा था, लेकिन वो पूरा फायदा नहीं दे रहा था, बैंकिंग संरचना का दुरुपयोग कर रहा था। इनसे पैसा ले लिया, पूंजी हो गई, इनको फायदा दे दिया, लेकिन भाई इन्हीं में से जब कोई लोन मांगने जाएगा तो उसे लोन नहीं मिलता था। समझ रहे हो ना मेरी बात, तारिका बिटिया, शिखा बिटिया, मेरी बात समझ रहे हो आप लोग। ठीक, यही थी कनेक्टेड लैंडिंग। ठीक, यही थी कनेक्टेड लैंडिंग। आप पैसा जमा किए, बैंकिंग संरचना क्या होनी चाहिए, बैंकिंग संरचना ये होनी चाहिए कि भैया 10 करोड़ लगा के बैंक खोलो, 40 करोड़ जमा है, तो आप जो लोन दो तो भेदभाव मत करो, जो भी उचित आदमी आए लोन मांगने लोन दो, उससे प्रॉफिट कमा के इनका लगा। ये क्या कर देता था, अपने ही मिल को, अपने व्यवसाय को लोन दे देता था, यानी इस अपने व्यवसाय की फंडिंग कर लेता था। यही है कनेक्टेड लैंडिंग। समझिए आगे बच्चा लोग ना, सब सब डकैत सब कहाँ आज नहीं दिख रहा है। ठीक, फाइल करे मैं भी हूँ। अच्छा बताओ, और बच्चा सब कहाँ गए, दीपिका, अच्छा दीपिका कह रही है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। तो कनेक्टेड लैंडिंग एक शब्द है इकोनॉमी का, जिसमें एक ही व्यवसायी है जो अन्य व्यवसाय भी करता है और बैंकिंग का व्यवसाय भी करता है। बैंक खोलेगा, लोगों ने पैसा जमा किया, तो वो होना ये चाहिए कि जमा करता पैसा जमा करे, आगे लोन बढ़ाओ, लोन देने में भेदभाव मत करो। समझना, इसमें क्या होता है कि इसने बैंक खोला, मान लीजिए 10 करोड़ लगा के बैंक खोला, तो 40 करोड़ इसमें जमा भी आया, अब जो 50 करोड़ अपनी मिल को लोन दे दिया, यानी एक तरह से बैंकिंग के माध्यम से अपने लिए पूंजी जुटा रहा है, प्रॉफिट कमा करके इन्हें ब्याज तो दे रहा है। लेकिन इन्हीं के बीच से जब कोई लोन मांगने आएगा, कोई उद्यमी आएगा, कोई ये आएगा, सरकार कहेगी किसान को लोन दो, खेती को लोन दो, ठीक, बीज को लोन दो, ट्रैक्टर खरीदने को लोन दो, तो ये नहीं देगा। कलश समझ में आ गई बात, सौम्या समझ में आ गई बात, मुस्कान करिए, इधर मैं भी हूँ, हाँ देवी तुम भी हो। ठीक, उमंग पढ़ाई हो रही है ना दादा, पढ़ाई हो रही है। अच्छा, ये कौन है, हिल केसरी, क्या नाम है इसका, क्लियर होता है। अच्छा ऐसा भी क्या है, अच्छा लिख लिख के समझाने में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, अरे कुछ लिख के समझा दो, कुछ पीपीटी समझा दो, ऐसा है क्या। तो कनेक्टेड लैंडिंग का मतलब होता है कि एक व्यवसायी अन्य व्यवसाय भी करता है और बैंकिंग व्यवसाय भी करता है, बैंकिंग में जो कुल जमा आता है वो अपने किसी दूसरे व्यवसाय को लोन देता है। अयूब अंसारी कह रहा सर हम भी लोग तो क्लास में, हाँ भाई। ठीक, आकाश क्या कह रहा है, बता आकाश। अमित बहुत सही बात करता है, गुरुजी हम चल चल ठीक है, चल ठीक है भाई, बात समझ गए, कनेक्टिव लैंडिंग सब समझ गए बच्चा लोग।
एक कनेक्टिव लैंडिंग समझ गए कार्तिक? अभी तेरा सवाल लेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। कनेक्टिव लैंडिंग समझ गए? तो ये लोग कनेक्टिव लैंडिंग करने लगे। इससे क्या हो रहा था कि देश के आम वर्ग को लोन मिल नहीं पा रहा था, जो पैसा आया इसको दे दिया। जब सर आरबीआई कुछ कहती थी तो कहता था जिन्होंने जमा किया उनको हम ब्याज तो दे रहे हैं ना। दिक्कत ये थी कि ये बात सही है, जो लोग पैसा जमा किया ब्याज दे रहे हो, लेकिन इन्हीं के बीच कोई युवा उद्यमी बन रहा लोन मांगने जा रहा है, इन्हीं के बीच कोई ट्रैक्टर खरीदना लोन मांगने जा रहा नहीं मिल रहा है, कर ले रहे हो लोन नहीं दे रहे हो। ये कनेक्टिव लैंडिंग हो रही थी। सरकार को ठीक दिक्कत होने लगी, ठीक ठीक सरकार को दिक्कत होने लगी। और जब सरकार को दिक्कत होने लगी, समझ में आ गई बात? सरकार को दिक्कत होने लगी तो सरकार ने कनेक्टिव लैंडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी सरकार ने क्या किया? कनेक्टिव लैंडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया। कनेक्टिव लैंडिंग पर रोक लगा दी। बात को समझना, सरकार ने आरबीआई से कहा, आरबीआई ने कहा कि अब कनेक्टिव लैंडिंग नहीं होगी। यानी जो कोई भी, ठीक, जो कोई, सरकार ने कहा कनेक्टिव लैंडिंग नहीं होगी, ठीक, सरकार कह रही है कि कनेक्टिव लैंडिंग नहीं होगी। सीधी सी बात है, कनेक्टिव लैंडिंग नहीं होगी। यानी अगर कोई व्यापारी है, यह एक साथ बैंकिंग व्यवसाय भी करता है और एक साथ अन्य व्यवसाय भी करता है, तो वह व्यापारी अपने बैंक का कर्जा अपने व्यवसाय को नहीं दे सकता है। ये कनेक्टिव लैंडिंग नहीं होगी, ठीक। अच्छा, एक चीज बीच में रोक रहा हूं, ठीक। अजीत पूछ रहे हैं कि सर एमएसएस का बता दीजिए प्लीज। देखो एक बात मैं आप लोगों को यही थोड़ा सा मैं 5 मिनट थोड़ा टॉपिक सेट रहा हूं, कुछ कंफ्यूजन दूर कर दूं। एक बात याद रखिएगा, दो चीजें बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। जैसे अन्य विषय है उसमें चीजें फिक्स है, इतिहास है उसमें चीजें फिक्स है, पॉलिटी है उसमें चीजें फिक्स है, ज्योग्राफी है उसमें चीजें फिक्स है। इकोनॉमी में ढेर सारी चीजें जुड़ती रहती है, ढेर सारी चीजें निकलती रहती है। जैसे मान लो अगर हम बैंकिंग पढ़ाएंगे तो जिन जिन चीजों पर आरबीआई काम कर रही है अभी, हम उसी को पढ़ाते हैं। जिन जिन चीजों को आरबीआई ने छोड़ दिया हम उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि जिन जिन चीजों को आरबीआई और सरकार ने छोड़ दिया है उससे उसको पढ़ा नहीं जाता है इकोनॉमी। यानी जो चीजें हटा दी गई हैं उसको पढ़ा नहीं जाता है, समझना। अब मान लीजिए अकबर, बाबर, जहांगीर, गांधी, नेहरू, ये तो नहीं हटाए जाएंगे, पॉलिटी में मूल अधिकार है तो है। इकोनॉमी में क्या होता है, कई चीजें 2005 में चल रही थी, 2003 में चल रही थी, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम चल रही थी 2003 में, 2005 में चल रही थी, 2011 में चल रही थी, अभी आरबीआई ने उसे बंद कर दिया है। तो अभी उसको पढ़ने का भी इस साल कहा कोविड के बाद की मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम अभी हम अभी नहीं लॉन्च कर रहे हैं, जब भविष्य में लॉन्च करेंगे देखेंगे। तो जो चीजें आप लोग ने इस बात को समझ पाओगे, जो चीजें सरकार और आरबीआई छोड़ देती है इकोनॉमी में, जो चीजें सरकार छोड़ देती है उसे हम छोड़ देते हैं, और जो नई चीजें शामिल की जाती है उसे हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। बेहतर इकोनॉमी पढ़ने का यही तरीका है। जब आपको कोई इकोनॉमिस्ट इकोनॉमी पढ़ाता है ना, तो ऐसे ही पढ़ाता है कोई भी व्यक्ति हो। जैसे मान लो अभी ढेर सारी किताबों में ढेर सारे टीचर एमएसएस मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम पढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्होंने टर्म रेपो नहीं पढ़ा रहे हैं, वो वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट नहीं पढ़ा रहे हैं, वो एचडीएफ नहीं पढ़ा रहे हैं। उन्हें खुद नहीं मालूम है कि पिछली चीजें छूट गई, नई चीजें जुड़ गई। तो अगर कुछ चीजें जो आपकी किताबों में है हम वो छोड़ दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो चीजें छूट गई। समझ में आ गई बात? तो जब भी कुछ चीजें छूट जाए तो आपके हित के लिए है, आप उस पर ये मत कहिए कि ये छूट गया है, चाहिए बता दीजिए। जो छूट गया है छूट गया है, कोई मतलब नहीं। दूसरी चीज, पीवाईक्यू पढ़ाते हैं। हर विषय का जब चैप्टर पढ़ लोगे तो हर विषय के पीवाईक्यू लेक्चर में शामिल हो जाते हैं। इकोनॉमी के में क्या है कि जैसे मान लीजिए इकोनॉमी में 2016 का बजट आया, 2016 का कोई आर्थिक समीक्षा आई, उससे इकोनॉमी में सवाल बन गया, वो इकोनॉमी का पीवाईक्यू हो गया। लेकिन 2016 के बजट से 2016 में सवाल आया, 2025 के बजट से 2025 में तो 2025 के बजट से सवाल आएगा। तो हम अगर 16 का भी बजट पढ़ेंगे, 17 का भी बजट पढ़ेंगे, 18 का भी बजट पढ़ेंगे, 19 का भी बजट पढ़ेंगे, तो पता चला हम पुराना पढ़ रहे हैं, नया वाला हम नहीं पढ़ रहे हैं। हमको यह ध्यान में रख के पढ़ना है। आप लोगों के पीवाईक्यू में जैसे मान लीजिए 2011 में कोई योजना चल रही थी, 2006 में भारत निर्माण चल रहा था, 2007 में सवाल आया है, लेकिन हम उसको नहीं पढ़ाएंगे, हम छोड़ देंगे। आप लोग कहेंगे पीवाईक्यू से तो गुरुजी का मिल ही नहीं रहा, छोड़ दिए। तो जो स्कीम, जो प्रोग्राम भारत सरकार ही छोड़ दिया, हम उसे आपको क्यों पढ़ाएं? हम आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको पढ़ाने के अगले सवाल जब कभी भी जब आप एग्जाम में बैठे भविष्य के सवाल आप कर पाए। तो एक बात याद रखना, ठीक ठीक, समझना समझना मेरी बात को। जैसे मैं पिछले बैच में पढ़ाया हूं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम एमएसएस आरबीआई के कार्यों में, इस बैच में छोड़ दिया हूं। क्यों? क्योंकि अभी आरबीआई ने उसको छोड़ दिया है। मेरी बात ध्यान से समझना। जैसे कई लोग देखे हैं, अब किताबों क्या होता है, किताबें तो 3 साल पहले की छपी हैं। अब जैसे मान लो पिछले क्लास में मैंने गवर्नमेंट की कई स्कीम पढ़ाई है जो पिछले बजट की है, इस क्लास में पिछले बजट की, इस क्लास में इस बजट की पढ़ाऊंगा। समझना बात को। तो हर विषय के पढ़ने का बेटा लोग अपना अपना तरीका होता है। हिस्ट्री में क्या है, मुगल काल पढ़ लो, पूरा पीवाईक्यू कर लो, मुगल काल आ जाएगा। हमको क्या है, हमको तो पूरे पीवाईक्यू में जितना क्वेश्चन आपका करा देंगे। आप जब पीवाईक्यू खोलोगे बहुत खुश हो जाएंगे कि सब हमारा गुरुजी पढ़ा दिए। लेकिन जब इकोनॉमी का पेपर सामने आएगा तो आपको तो नई चीजें मिलेंगी, पिछला नहीं मिलेगा। अब आप लोग वहां माथा खजुआने लगोगे। इकोनॉमी में ऐसा होना चाहिए कि आपको पिछला ना आए, नई चीजें आनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो इकोनॉमी में क्या होता है, जिस साल सरकार कोई विशेष काम करती है उस साल यूपीएससी सवाल पूछती है उससे, और मान लीजिए सरकार ने आगे उस चीज को छोड़ दिया तो हम भी छोड़ देते हैं। तो हम जो आपको इकोनॉमी पढ़ाते हैं, हम दो बात पर विशेष ध्यान रखते हैं। हर टॉपिक में जो चीजें अब तक चल रही है, अगर कोई पहले से भी अब तक चल रही है यही पढ़ाते हैं, और जो नया अपडेट हुआ उसे पढ़ाते हैं। हम भविष्य के एग्जाम को ध्यान में रख करके पढ़ाते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? ठीक ठीक ना? हम पूरी की पूरी इकोनॉमी करंट अफेयर से लिंक करके पढ़ा रहे हैं। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, अभी आपके किताब में एचडीएफ नहीं दिया है, अभी आपके किताब में वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट नहीं दिया है, क्यों? किताब तो 3 साल पहले की छपी है ना भाई। अभी आपके किताब में एमएसएस दिया है। ये बताओ, हम इतने देर से बोल रहे हैं, हम इतना कुछ पढ़ा सकते हैं। हम रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, टर्म रेपो, वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट, एमएसएस, एचडीएफ, ओपन मार्केट ऑफर, एलटीआर, टीएलटीआर, एसएलटीआर पढ़ाते हैं। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम नहीं पढ़ा सकते हैं। सिर्फ इतना ही उसमें कहा गया है कि सरकार और आरबीआई में एक समझौता हो गया है कि अगर कभी मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा हो गई तो सरकार की बगैर अनुमति के आरबीआई 10,000 करोड़ की प्रतिभूतियां छाप करके उस पैसे को मार्केट से वापस ला सकती है। बाद में उन्हें सरकार खरीद लेगी। इतना हम आपको नहीं बता सकते, ये तो हम 2 मिनट में बता सकते हैं। ठीक, लेकिन हमने क्या किया, इसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अभी सरकार और आरबीआई ने कहा है कि हम कुछ दिनों तक, कुछ वर्षों तक एमएसएस को का प्रयोग नहीं करेंगे। जब प्रयोग करने लगेंगे तो हो जाएंगे। ठीक ना? समझना बात को। ठीक।
अच्छा दे दिया लोग डेली क्लास, चलो क्लियर हो गई बात। अब देखो, तो आरबीआई ने कहा कि कनेक्टेड लेंडिंग पर रोक लगा दी, कनेक्टेड लेंडिंग पर रोक लगा दी। अब जब कनेक्टेड लेंडिंग पर रोक लगा दी तो ये तो रोक लग गया, ठीक। कनेक्टेड लेंडिंग पर रोक लगा दी तो रोक लग गया, ठीक। अब जब कनेक्टेड लेंडिंग पर आरबीआई ने रोक लगा दी तो ये लोग सर्कुलर लेंडिंग करने लगे। क्या करने लगे? सर्कुलर लेंडिंग करने लगे, सर्कुलर लेंडिंग करने लगे। क्या करने लगे? सर्कुलर लेंडिंग करने लगे। अब कहोगे सर्कुलर लेंडिंग क्या होता है, ठीक। सर्कुलर लेंडिंग क्या होता है भाई? कनेक्टेड लेंडिंग पर तो रोक लगा दी, सर्कुलर लेंडिंग क्या होता है तो बताते हैं सर्कुलर लेंडिंग क्या होता है। तो सर्कुलर लेंडिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए पहले हमने बताया या कोई यक्स व्यापारी है, ठीक, कोई यक्स व्यापारी है, समझना बात को। क्या करता था, मान लीजिए इसकी अपनी कपड़ा मिल है, इसकी अपनी कपड़ा मिल है, समझना बात को, इसकी अपनी कपड़ा मिल है और इसने अपना बैंक भी खोला हुआ है, इसने अपना बैंक भी खोला हुआ है और ये लोग पैसा जमा किए, लोग पैसा जा रहे हैं, जमा कर रहे हैं। कोई वाई व्यापारी है, कोई वाई व्यापारी है। इस वाई व्यापारी ने क्या किया है, इस वाई व्यापारी ने, ठीक, इस वाई व्यापारी ने मान लीजिए इसने स्टील इंडस्ट्री लगाई हुई है, मान लीजिए इसने स्टील उद्योग लगाया हुआ है, स्टील उद्योग। मैं ऐसे एग्जांपल बता रहा हूं। एक बिजनेस इसका यह है कि स्टील उद्योग लगाया हुआ है, दूसरा इसने भी अपना बैंक खोला हुआ है, ये भी बैंक का व्यवसाय कर रहा है, ये दो व्यापारी हैं। तो कनेक्टिव लेंडिंग में क्या होता था, अब कनेक्टिव लेंडिंग पर तो रोक लगी है। इसका मतलब बैंक, अगर एक ही हाउस का बैंक भी है, व्यापार भी है, तो बैंक अपने ही व्यापार को लोन नहीं देगा, रोक लग दी गई, ये कनेक्टिव लेंडिंग था। तो इन लोगों ने सर्कुलर लेंडिंग शुरू कर दिया। अर्थात अब क्या हुआ कि इस यक्स व्यापारी का बैंक इस वाई व्यापारी के स्टील उद्योग को लोन देता था, लोन दे देता था, आपस में मिल जाते थे, और इस वाई व्यापारी का बैंक इसके कपड़ा उद्योग को लोन देता था, यक्स व्यापारी को। यानी फिर लोन आसपास ही जाने लगा, समझना, ठीक। अरे चल भैया हाथ जोड़ रहे हैं, एमएसएस पढ़ा देंगे, सरकार काहे परेशान हो तुम लोग को जब इतना पढ़ाया है तो एमएसएस क्यों नहीं पढ़ा देंगे, अभी पढ़ा दे रहे हैं, ठीक। ऐसे करोगे तो नई चीजें छोड़ देंगे, पुरानी चीजें पढ़ाते रहेंगे। कम से कम इतना तो भरोसा रखो, अगर टीचर आया, या तो हमसे अधिक आप कुछ लोग इकोनॉमी जान रहे हैं, एमएसएस पढ़ा देंगे, टेंशन मत लो, जितनी पुरानी चीजें हैं सब पढ़ा देंगे, ठीक ना, टेंशन मत लो आप, समझ गए, ठीक। समझना बात को, क्लियर हो गई, क्योंकि कई लोग इतना परेशान कर रहे हैं, उनको जितना समझाएंगे उतना देर में पढ़ा देंगे, चलो लास्ट में एमएसएस पढ़ा देंगे, ठीक ना, टेंशन मत लो, ठीक। तो हो गई, ठीक, बात हो गया, समझना। यानी अब क्या कर रहे हैं, अब ये बैंक, ये वाला बैंक, ये वाला बैंक इसके व्यवसाय को लोन दे दिया, ये वाला बैंक इसके व्यवसाय को लोन, ठीक, ठीक, ठीक ना। और आप लोग आश्वस्त रहो, हम अभी जब ये बैंकिंग ये वाला सेक्शन हो जाएगा 8 बजे के बाद 10-5 मिनट में एमएसएस आपको पढ़ा देंगे, एकदम प्राण मत दो, एकदम आश्वस्त रहो, ठीक। चलो, और जिनको, और शेष लोग मत पढ़िएगा, जिनको जरूरी है वही पढ़ लेंगे, चलो। अरे भैया हम खुद इकोनॉमी पढ़ाने आए हैं, हम भी 25 साल से इकोनॉमी ही पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे थे, हमारी जिम्मेदारी है कि हमको क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। आप नहीं बताएंगे कि हमको क्या पढ़ाना है क्या पढ़ाना, आप इतने ही योग्य हो तो कितना इकोनॉमी पढ़े हो भैया, ठीक। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात नहीं। हम दिन रात एक ही विषय पढ़ते हैं, इकोनॉमी इकोनॉमी इकोनॉमी, कम से कम 100 को बैच पढ़ा रहे हैं, और हमको क्लास से कोई बच्चा जो अभी 2 दिन से यूपीएससी तैयारी करना है वो कह रहा है सर ये पढ़ाइए, ठीक ना, ठीक। तो हंसाओ मत तुम लोग, ठीक। अब इससे क्या नुकसान हो रहा है, नुकसान वही इससे भी हो जा रहा है भाई, कि हो क्या रहा है कि जो आम आदमी है या आम आदमी है, इनके बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहा है, इसको ब्याज मिल जा रहा है, आम आदमी इनके भी बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहा है, उसको भी प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन बैंकिंग का काम ये नहीं है, बैंकिंग का काम सिर्फ ये नहीं है कि हम बैंक में पैसा जमा करें तो हमको ब्याज दे, बैंकिंग का दूसरा काम है कि कभी हम भी लोन मांगने जाए तो हमको भी लोन मिले। यहाँ क्या हो रहा है कि इनके बैंक में ये पैसा जमा करा, पैसा तो ले ले रहे हैं, लेकिन जब भी आम आदमी इनके यहाँ लोन मांगने जा रहे थे नहीं देते हैं, क्योंकि सारा लोन इनके व्यवसाय को दे दिए, इनके भी बैंक में आम आदमी पैसा जमा कर रहा है, जब लोन तो ले लेते हैं, लोन मांगने जाता है तो नहीं देते हैं। यानी देश में लोन का वितरण सही तरह से ठीक ठीक नहीं हो रहा है, ठीक। लोन का वितरण देश में सही तरीके से नहीं हो रहा है, ठीक? समझना, सही तरीके से लोन का वितरण देश में नहीं हो रहा, समझ रहे बात को। तो ये सर्कुलर लेंडिंग करने लगे, उसके बाद ये बैंक ये क्या करने लगे, सरकार परेशान हो गई। उसके बाद सरकार जब हरित क्रांति लेकर के आई, सरकार 1966 से 1966-67 में जब सरकार हरित क्रांति लेकर के आई, तो हरित क्रांति में क्या था, उच्च उत्पादकता के बीज का प्रयोग करना था, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना था, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना था, कृषि में मशीनों का प्रयोग करना था। तो सरकार ने बैंकों से अपील की कि कृषि क्षेत्र को थोड़ा लोन बढ़ाइए, लोन दीजिए, अर्थात किसान को लोन दीजिए, कोई ट्रैक्टर खरीदे, लोन दीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि वो खाद खरीदे, बीज खरीदे, ठीक, समझना। अब सरकार हरित क्रांति लेकर के आई तो सरकार ने बैंकों से कहा, सरकार ने बैंकों से कहा, ठीक, सरकार ने बैंकों से कहा कि कृषि क्षेत्र पर फोकस करें, कृषि क्षेत्र पर फोकस करें। बैंकों ने ध्यान नहीं दिया, बैंकों ने ध्यान नहीं दिया। यानी बैंक कह रहे हैं
ठीक ना, ध्यान नहीं दे दी। ठीक, समझ में आ गई बात? बैंकों ने ध्यान नहीं दिया। क्लियर हो गई बात? बैंक नहीं ध्यान दे रहे। अब सरकार परेशान हो गई। सरकार ने कहा बैंक वाले बहुत बदमाश हो गए हैं, बड़ी समस्याएं आ रही है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं नहीं खोल रहे हैं, ये कृषि क्षेत्र को ऋण नहीं दे रहे हैं, ये नए उद्यमियों को ऋण नहीं दे रहे हैं, ये कनेक्टेड लेंडिंग कर रहे हैं। ठीक, जब कनेक्टेड लेंडिंग पर हम रोक लगाते हैं तो ये सर्कुलर लेंडिंग करने लगते हैं। जब हम हरित क्रांति कर रहे हैं तो ये कृषि क्षेत्र को लोन नहीं आगे बढ़ा रहे हैं। यानी कुल मिला करके सरकार का साथ हमारे प्राइवेट बैंक नहीं दे रहे थे। ठीक, समझ में आ गई बात? रोहितास ध्यान दो ना बेटा आप लोग। सरकार परेशान हो गई, तो शासन था इंदिरा गांधी का। ठीक, गुस्सा करके उठी और 14 जुलाई 1969 को क्या किया? 14 जुलाई 1969 को भारत के सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण। उस समय 14 बड़े बैंक हुआ करते थे। इंदिरा गांधी ने कहा देश में कितने ऐसे बैंक हैं जिनकी पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी? तो पता चला कि 14 ऐसे बैंक हैं जिनकी पूंजी 50 करोड़ से अधिक है। इन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, अर्थात उन सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया जिनकी पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी। यानी एक झटके में इंदिरा गांधी ने कहा इन सारे के सारों को हम सरकारी बैंक घोषित कर देते हैं, इलाज हो गया। इसे ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण करते। बाद में 1980 में 6 और बैंक बचे थे, तो 1980 में उन 6 और बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया। ठीक, समझ में आ गई बात? समझना बात को। अर्थात 1969 में सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। जितने प्राइवेट बैंक थे सबको सरकारी घोषित कर दिया। 1969 में 14 का किया, 1980 में 6 और बचे हुए थे उनका भी जाकर के कर। साथ साथ जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया 1969 में, उसी समय सरकार ने एक और कानून बना दिया कि अब बैंकिंग व्यवसाय सिर्फ सरकार करेगी, यानी बैंक सिर्फ सरकार खोलेगी, प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं खोलेगा। इसे ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण कहते हैं। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि जो प्राइवेट बैंक थे अब वो सरकार के बैंक हो। जो प्राइवेट बैंक, सरकार मतलब देश, राष्ट्र। सरकार ने कहा कि जो प्राइवेट बैंक थे अब किसके हो गए? वो राष्ट्र के हो गए। वो किसके हो गए? राष्ट्र के हो गए। इसी को राष्ट्रीयकरण कहते हैं। समझ में आ गई बात? और साथ साथ ये भी कहा कि बैंकिंग व्यवसाय अब प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगा। इसे ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण कहते हैं। एकदम बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या है, समझ में आ गई बात? बताओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या है, समझ में आ गई बात? ठीक, ठीक ना, बताया जाए। एकदम क्लियर हो गया, एकदम याद हो गया? क्यों किया, कैसे किया, पूरी कहानी क्या चली, बताया जाए मुझे। हो गया ना? एकदम समझ में आ गया? मजा आ गया? महेश क्या कह रहा है? क्लियर। अच्छा, वन टाइम रिपीट, सब याद हो गया? अच्छा, अब बताएंगे इस राष्ट्रीयकरण के फायदे क्या हुए, नुकसान हुए। उसके पहले एक और बात बता दें, एक बात के लिए आप लोग आश्वस्त रहिएगा। शिक्षक का कार्य मैंने इसलिए चुना कि मुझे यह कार्य करने में बड़ा मजा आता है, वरना मेरे लिए हजारों काम थे, सैकड़ों नौकरियां थी, बहुत कुछ था। जो इकोनॉमी जानता है उसके लिए काम धंधे की कमी नहीं होती है। ठीक ना? एक ब्यूटी कर रहे मुझे ब्लॉक कर दिया गया, नहीं ब्लॉक हो तुम, दिखाई रहा है, समझ रहा मेरी बात? लेकिन ये कैसा काम है जिसे करने में मुझे बहुत मजा आता है। और जिंदगी में आदमी को वो काम जरूर करना चाहिए जिसे करने में आनंद आता हो। जैसे सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलने में आनंद आता है, महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट खेलने में आनंद आता है, मोदी जी को चुनाव लड़ने में आनंद आता है, अमिताभ बच्चन को एक्टिंग करने में आनंद आता है, मुझे पढ़ाने में बड़ा आनंद आता है। ठीक, समझना बात को। मैं 3 दिन अगर क्लास नहीं लेता हूं बीमार पड़ जाता हूं, बुखार हो जाता है 102 डिग्री। मैंने कई नौकरियां छोड़ी है, नौकरी पकड़े, सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी का लालच था, 1 महीना करके बिना घर वालों को बताया रिजाइन देके आ गया, क्योंकि मुझसे पढ़ाना छूट जा रहा था। समझना बात को। मैंने, ये मेरे जीवन का मोटो रहा है, जो काम करने में मन करो वो करो। फक्कड़ फकीर आदमी हो, बहुत चीजों की परवाह नहीं करता, तो मेरा पढ़ाने में बहुत मन लगता है। अभी पिछले कुछ दिन मुझे 7-8 दिन मेरी क्लास नहीं लगी, बहुत क्लास ले लिया था, मैंने कहा 7-8 दिन की छुट्टी ले लूंगा। 7-8 दिन की छुट्टी में 3 दिन की छुट्टी चली, चौथे दिन में सुस्त रहने लगा। मैं ही फोन करके कहा कुछ ले आओ, 10 घंटे का मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं। समझ में आ गई बात? मैंने टीचिंग इसलिए चुना है क्योंकि मुझे टीचिंग में मजा आता था, जी जान से पढ़ा, बहुत मजा आता था, खुद साथ मस्त। ईश्वर से इच्छा है, ईश्वर से कहता हूं, हे विधाता, जब मरू भी तो उसमें अपने बच्चों को ही पढ़ा रहा हूं, जब मैं मेरी मृत्यु भी हो तो पढ़ाते पढ़ाते हो, मेरी बहुत बड़ी इच्छा है। ठीक, समझना बात को। और पढ़ाता मैं तो मुझे मेरा मन लगता है। आदमी को वही काम करना चाहिए जिसमें मेरा मन लगे। जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो लगता है कि मैं खो गया हूं, बहुत खुश हो जाता हूं, पढ़ाने में खूब खुश हो जाता हूं, खूब पढ़ाने मौका। अच्छा है। इसलिए इसलिए कभी ये मत कहना कि सर ये पढ़ाइए, ये छोड़िए, ये पढ़ाइए, ये छोड़िए, ये मत कहना। और कभी ये मत सोचना कि सर ये पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है, बुरा पढ़ा रहा है। मेरे लिए आपको पढ़ाना ठीक वैसे ही है जैसे महादेव की आराधना। जितनी शिद्दत से मैं महादेव की आराधना करता हूं उतनी शिद्दत से आपको पढ़ाता हूं। समझ में आ गई बात? ठीक, समझ गए? तो आप लोग सिर्फ भरोसा करके पढ़ो, और आपको भी जीवन में वही काम करना जिसमें डूब जाते हो। ठीक, मुझे कुछ भी दे दिया जाए, मैं आपसे कहूं, मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं,
मुझे कितना पैसा दे दिया जाए और कह दिया जाए पढ़ाना छोड़ दो, मैं कहूँगा अपना पैसा मत ले जाओ, मैं पढ़ाना नहीं छोड़ सकता हूँ। सामने वाले से पूछूंगा पैसा भी दे दो लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ाना नहीं छोड़ सकता। कोई कह दे कि कोई पद ले लो, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक बन जाओ, मैं उसे कहूंगा पढ़ाना तो नहीं छोड़ना पड़ेगा। अगर पढ़ाना छोड़ने के एवज में मुझे कोई सांसद विधायक बनाए, मैं ना लो भाई, पढ़ाने से कोई समझौता नहीं, क्योंकि ये काम है जिसमें मेरा मन लगता है। और एक कहावत कही जाती है, आप लोग भी कहावत कही जाती है, तो जब आप अपने मन का काम करते हो ना, तो फिर जिंदगी में कभी काम नहीं करते हो। ठीक, समझ रहा, लिख लो अपनी कॉपी पर, जब आप अपने मन का काम करते हो ना, तो फिर जिंदगी में कभी काम नहीं करते हो। इसका मतलब क्या समझे, जब आप मन का काम करते हो तो काम नहीं होता, वो तो आप इंजॉय करते हो। और जो अपने काम को इंजॉय करता है वही उस काम को महानता से कर पाता है। जो बड़ा नेता है, देखना अपने काम को एंजॉय करता है, राजनीति को एंजॉय करता है, तब बड़ा नेता है। जो अधिकारी है, जिसका नाम वो अधिकारी एंजॉय करता है, तब वो अधिकारी है। ठीक, कोई आईएएस है, उसका नाम देख रहे हो, उसका नाम देख रहे हो, पावर देख रहे हो, आईपीएस, वो काम को एंजॉय कर रहा है। कोई एक्टर है जो बहुत बढ़िया एक्टिंग करता है, जब तक वो एक्टिंग को एंजॉय नहीं करेगा, बढ़िया एक्टिंग नहीं करेगा। कोई खिलाड़ी है बहुत बढ़िया खेला, जब तक वो खेल को एंजॉय नहीं करेगा, वो खेल नहीं सकता। ठीक, इसलिए हमेशा अपने मनपसंद काम को करना, तभी आप उस काम के शीर्ष पर जाओगे। ठीक ना, चलो, तो मुझे फ्री होकर के पढ़ाने दो, आप लोग आश्वस्त रहो। ठीक ठीक ना, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक ठीक ना, चलो ठीक। अब चलो एक और बात बता, यानी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया जिनकी पूंजी, जमा पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी। तो आप कहोगे कि जिनकी पूंजी 50 करोड़ से कम थी उनका क्या हुआ, ये बहुत पिद्दी से छोटे मोटे थे, उस समय यही 14 मेन बैंक थे, उनका कर दिया गया। फिर 1980 में देखा कि जो छोटे छोटे हम छोड़े थे, थोड़ा थोड़ा बड़े हो गए हैं, 6 बैंक ऐसे भी थे जिनकी भी पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी, तो उन 6 का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और पूरा देश का राष्ट्रीयकरण संपन्न हुआ। और 1969 में ही सरकार ने कहा कि अब कोई भी प्राइवेट सेक्टर भारत में बैंक की स्थापना नहीं करेगा, यानी बैंकिंग सेक्टर प्राइवेट सरकार के हवाले हो गया। ठीक, समझा, ठीक, यानी बैंकिंग सेक्टर सरकार के हवाले हो गया। तो अब इस राष्ट्रीयकरण के फायदे क्या क्या हुए। ठीक, राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तर्क देते हैं। राष्ट्रीयकरण के अगर पक्ष में तर्क दें, हम राष्ट्रीयकरण के फायदे को बताएं, तो जिस दिन राष्ट्रीयकरण हुआ था, भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ऑल इंडिया रेडियो पर आई थी, उन्होंने खुद राष्ट्रीयकरण के बारे में तर्क दिए। उन्होंने कहा था कि बैंकों पर थोड़े से लोगों का नियंत्रण हो गया था, इसे समाप्त करने के लिए हमने राष्ट्रीयकरण किया। ठीक, बैंकों पर थोड़े से लोगों का नियंत्रण हो गया था, इसे समाप्त करने के लिए हमने राष्ट्रीयकरण किया। इन्होंने यह भी कहा था कि कृषि, लघु उद्योग और निर्यात व्यापार के लिए बैंक ऋण नहीं दे रहे थे। कोई खेती किसानी से जुड़ा है, ऋण नहीं दे रहे थे, कोई लघु उद्योग से जुड़ा है, ऋण नहीं दे रहे थे, कोई निर्यात व्यापार से जुड़ा है, नया नया एक्सपोर्टर है, ऋण नहीं देते थे, कर्ज मांगने जाता था, बोलते थे पैसा नहीं है। तो सरकार ने कहा कि कृषि और लघु उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्री, निर्यात व्यापार, इन सबके ऋण की व्यवस्था करना था, इसलिए हमने राष्ट्रीयकरण कर दिया। ठीक, समझ में आ गई बात। तीसरी बात, सरकार ने कहा कि जो बैंकों का मैनेजमेंट है उसमें कुशलता का स्तर बहुत ऊंचा नहीं था। ये प्राइवेट बैंक वाले सिर्फ जमा लेकर के अपनी फैक्ट्रियों तक पैसा पहुंचाने में मशगूल थे। ठीक, सरकार ने कहा कि हम बैंकों के प्रबंधन का स्तर ऊंचा उठाएंगे, तभी तो देश की इकोनॉमी का स्तर ऊंचा उठेगा। सरकार ने कहा कि हम बैंकों का प्रबंधन ऊंचा उठाने के लिए हम चाहते हैं कि बैंक के मैनेजमेंट में जो बैंकर हैं वो भी रहे, अर्थात जो बैंकिंग व्यवसाय करते हैं वो भी रहे, देश के प्रमुख अर्थशास्त्री भी रहे। ठीक, कृषि और लघु उद्योग से जुड़े हुए लोग भी रहे। जब बैंकर, अर्थशास्त्री, कृषि और लघु उद्योग से जुड़े सभी लोग बैंकों के प्रबंधन में शामिल हो जाएंगे, तो बैंकों के प्रबंधन की कुशलता का स्तर ऊपर उठ जाएगा। तो सरकार कह रही है कि हम बैंकों के प्रबंधन में कुशलता का स्तर ऊपर करने के लिए भी राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, ताकि बैंकों में हम बैंकरों को जोड़ ले, अर्थशास्त्रियों को जोड़ ले, कृषि और लघु उद्योग से जुड़े हुए लोगों को जोड़ ले, और बैंकों का बेहतर और शानदार प्रबंधन। सरकार ये भी कह रही है कि जो नए उद्यमकर्ता है, जो नए व्यापार व्यवसाय कुछ कर रहे हैं देश में, इन नए उद्यमकर्ता के पास पूंजी का अभाव है, और जब पूंजी का अभाव है तो इन्हें बैंकों से लोन देकर के इन्हें प्रोत्साहन देना होगा। तो सरकार कह रही है कि प्राइवेट सेक्टर तो प्रोत्साहन दे नहीं रहता, वो तो सब जो ही जमा आ रहा है अपनी ही कंपनी को दे रहा है, जब अपने वाले पर रोक लगाए तो किसी और व्यवसायी की ही कंपनी को दे रहा है, नए वाले को नहीं दे रहा है, इसलिए हमारे देश में नए उद्यमकर्ता पनप नहीं पा रहे हैं। तो सरकार ने कहा इस नए उद्यमकर्ता तक लोन पहुंचाने के लिए, इन्हें प्रोत्साहन देने के लिए, ठीक, हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं। समझ में आ गई बात। ठीक, अगली बात सरकार ने कहा कि बैंकों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी है, ठीक, उनकी सेवा शर्तों में सुधार करना है, ये भी हम राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं। ये है राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तर्क, यानी राष्ट्रीयकरण से होने फायदे। ठीक, अब देखो, अब इस राष्ट्रीयकरण का प्रभाव क्या क्या हुआ। राष्ट्रीयकरण का प्रभाव यह हुआ कि बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ, इस राष्ट्रीयकरण से बैंकिंग प्रणाली में जन विश्वास जागृत हुआ, जनता का भरोसा जागृत हुआ कि सरकार का बैंक है, लेके भगेगा नहीं पैसा। तो लोगों के पास जो भी बचत था वो बैंक तक लेकर के जाने लगी। बैंक शाखाओं का देश भर में विस्तार हुआ, सरकार ने देश भर में शाखाएं खोलना शुरू की। जब सरकार का स्वामित्व हो गया, जब ये बैंक सरकारी हो गए, तो बैंकों की स्थिरता को बढ़ाने में सरकार ने काफी योगदान दिया, बैंक में स्टेबिलिटी आई। ठीक, भारतीय बैंकिंग प्रणाली देश के सुदूर क्षेत्रों तक पहुंची, एकदम आदिवासी गांव, गरीब किसान तक भी पहुंच रही है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर नहीं पहुंच रहा था, लेकिन सरकार तो पहुंचाएगी ना। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऋण का न्याय संगत वितरण हुआ, सरकारी बैंकों ने विभिन्न क्षेत्रों में लोन देना शुरू किया। ठीक, हरित क्रांति में तेजी आई। देखो, ये किसान है, बैंकों ने लोन दिया, अपने 2 बैल की जगह ट्रैक्टर लेकर के आए, चलाने लगे, टीका मशीनीकरण हुआ, हरित क्रांति में तेजी आई। राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना था, अतः नए उद्यमियों तक ऋण की पहुंच सुनिश्चित हुई। कृषि, लघु उद्योग और निर्यात व्यापार को ऋण मिला, जिससे इनका विकास हुआ। ठीक, इनका विकास हुआ। समझ में आ गई बात, यानी फायदा ही फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ तुम लोग।
फायदा ही फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ, बच्चा लोग बताओ, हो रहा है ना? ठीक, महेश बता, फायदा ही फायदा हो रहा है ना? ठीक, लेकिन सिर्फ फायदा फायदा थोड़ा होगा। राष्ट्रीयकरण तो कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण तो कर दिया गया, लेकिन राष्ट्रीयकरण के साथ बैंक सरकारी तो हो गए, लेकिन समय के साथ इन बैंकों में कुछ कमजोरियां भी आई। आइए देख रहे हैं, तो राष्ट्रीयकरण की कमजोरियां क्या थी, राष्ट्रीयकरण की कमजोरियां क्या थी, तो राष्ट्रीयकरण की कमजोरियों पर बात करते हैं। ठीक, राष्ट्रीयकरण की कमजोरियों की बात करें तो बैंकों की कार्य क्षमता और लाभकारिता में काफी गिरावट आई। बैंक हो गए सरकारी, और धीरे धीरे सरकारी होने के कारण बैंक वाले अस्वस्थ हो गए कि चलो क्या बहुत परेशान होना है, सरकार का बैंक है, तनख्वाह मिलेगी ही, तो बहुत मेहनत नहीं करनी है। इससे क्या हुआ कि बैंकों की कार्य क्षमता में गिरावट आई, तो बैंकों के प्रॉफिट में गिरावट आई। धीरे धीरे एनपीए का मुद्दा आया, एक चैप्टर ही आपको पढ़ाएंगे एनपीए, इसी बैंकिंग में बैंकिंग प्रणाली के बाद एक चैप्टर विस्तार से पढ़ाएंगे एनपीए। तो धीरे धीरे एनपीए का मुद्दा आने लगा। ठीक, एनपीए का मतलब बैंकों का वह लोन जो वापस नहीं आया। तो अभी कोई नहीं पूछेगा एनपीए क्या है, आज कल नहीं परसों की क्लास में एनपीए बहुत विस्तार से पढ़ा। तो एनपीए का मुद्दा आने लगा, जो बैंकों की लाभप्रदता में अवरोध बन गया, यह डिस्टर्ब करने लगा। ठीक, यह डिस्टर्ब करने लगा। जैसे जैसे बैंक एनपीए बढ़ता गया, बैंकों की प्रॉफिट हुआ क्या, बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण किया गया तो एक समान ब्याज दर संरचना को लाया गया। यानी बैंकों से कहा गया कि सब बैंक कृषि क्षेत्र में इतने पर ब्याज देंगे, उद्योग में इतने पर ब्याज देंगे, इतने। आरबीआई ब्याज दर निर्धारित करने लगी, सरकार निर्धारित करने। अब जो एक समान ब्याज दर संरचना थी ना, ठीक, ये बड़ी ही जटिल थी। देखो एक चीज गलत लिखा गया है, ठीक, समझना, एक समान ब्याज दर संरचना। भाई कोई बैंक अधिक देगा, कोई बैंक कम देगा, जिसको जहां लाभ होगा वैसे देगा, जिसको जहां नुकसान होगा वैसे देगा। लेकिन सरकार का जोर रहता था कि सब एक समय एक समान ब्याज दर संरचना पर काम करें। यह एक बड़ी ही जटिल ब्याज दर थी। जटिल का यह सेंस था कि कोई बैंक एसबीआई का हम अपने हिसाब से ब्याज दर तय करेंगे, पीएनबी का हम अपने हिसाब से ब्याज दर तय करेंगे, हम हो सकता है 7% पर भी प्रॉफिट ला दे, वो कहता है हम 6.5% पर ही प्रॉफिट ला दे। तो बैंकों को स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन ब्याज दर में बैंकों को स्वतंत्रता नहीं दिया गया, इसलिए एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का धीरे धीरे निर्यात होता गया। ठीक, समझ में आ गई बात, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का, एक जटिल ब्याज दरों का धीरे धीरे निर्यात होता गया। जब सब सरकारी हो गए तो बैंकों के मध्य प्रतिस्पर्धा में कमी आई। ठीक, बैंकिंग प्रणाली के कामकाज में नौकरशाही रवैया आ गया। अब अधिकारी लोग बैंकों के चीफ होते थे, आईएएस अधिकारी लोग बैंकों के चीफ हो गए, बड़े बड़े अधिकारी होते थे। फाइल पड़ी हुई है साहब, मस्त है, कौन देख रहा है, यही तो नौकरशाही का रवैया होता है ना। मस्त है, जब मन करेगा तो काम करेंगे, राजा है भाई, नौकरशाह राजा तो होता ही है, इसमें कोई चीज। तो राजा को जब मन करेगा तो काम करेंगे। ठीक, ठीक, जब राजा का काम, राजा का मतलब क्या है, राजा वो जब मन करेगा तो काम करेंगे, नौकर काम करता है तो अधिकारी को राजा होते हैं। तो सबके चीफ हो गए, तो बैंकिंग प्रणाली के कामकाज में नौकरशाही रवैया आ गया। नौकरशाही रवैये से काम काज लेट से करना, विलंब से करना, ये सब बातें बैंकिंग प्रणाली में आ गई। ठीक, ये सब प्रणाली हो गई। राष्ट्रीयकरण से जिम्मेदारी का अभाव होने लगा। सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझते, वो फाइल उसके पास भेजता, वो फाइल उसके पास भेजता, कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि बैंकिंग कामकाज बड़ा रिस्क का काम है। आपको ऐसी जगह पैसा लगाना है जहां से हम प्रॉफिट कमा के ले आए। अब किसी अधिकारी को फाइल जाती थी, भैया इस इंडस्ट्री में निवेश कर दो, यहाँ निवेश कर दो, तो सोचता था कहीं घाटा हो गया तो, घाटा हो गया तो हम पर तलवार लटकेगी, तो हम रिस्क क्यों ले। ठीक, समझ में आ गई बात। ठीक, समझ रहा बात को। तो जिम्मेदारी का अभाव हो गया, पहल का अभाव होने लगा। पहल का मतलब अधिकारी खुद नहीं परेशान रहते थे कि कहां से पैसा लगाए, कहां से। जैसे प्राइवेट सेक्टर में क्या है, 100 करोड़ लगाए 150 करोड़ कमा के लाए, 100 करोड़ लगाए 150 करोड़ कमा के लाए, तो खुद सोचते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, अध्ययन करते हैं, इस सेक्टर में पैसा लगाए, इस सेक्टर में पैसा लगाए। यहाँ अधिकारी खाक सोते थे, कहते क्या जरूरत है, जो होगा देखिए। ठीक, समझ में, घर में बेटिया समझ रहे हो, चुनमुन समझ रहा है, घर में बेटिया बता, समझ में आ रही बेटा बात। या कोई काम नहीं है, चुपचाप बैठे हुए हैं। ठीक, ठीक, इन सबसे हुआ क्या, समझना, इन सबसे हुआ क्या कि बैंकों की लाभप्रदता जो होती गई वह कमजोर होती गई। बैंक धीरे धीरे हमारे घाटे में आने, हमारे सभी सार्वजनिक बैंक, हमारे सभी सरकारी बैंक घाटे में आने। ठीक, लाभप्रदता धीरे धीरे इनकी कम होती गई, धीरे धीरे इनका प्रॉफिट गिरता गया। एक और हुआ कि बैंकों का असीमित विस्तार किया गया। हर चुनाव में सरकार कहती थी अच्छा जब नेताजी जाते थे, अच्छा आपके क्षेत्र में बैंक नहीं है, खोल देंगे। तो जहां शाखा नहीं खोलना था वहां भी शाखाएं खोल दी गई। ठीक, समझ में आ गई बात। ठीक, समझ में आ रही बात, जहां शाखाएं नहीं खोलनी थी वहां भी खोल दी। कई लोग कर्ज ले लिए, जब बैंक ने कर्ज मांगा तो उन्होंने राजनीतिक साठगांठ कर लिया, विधायक सांसद जी से कहवा लिया, या पावरफुल लोग थे। बैंक मैनेजर क्यों परेशान होगा भाई, तो कर्ज बहुत अधिक बकाया होने लगा। साथ साथ बैंकिंग का एक नियम है कि कोई भी ब्रांच खोलोगे तो कम से कम वो अपना खर्चा उठानी चाहिए। लेकिन राष्ट्रीयकरण में सरकार ने कह दिया ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ लेकर दूर दराज के क्षेत्र में बैंक खोल दो, पता चला उस बैंक के महीने का खर्चा 5 लाख आ रहा है, 50,000 भी जमा नहीं हो पा रहा है। ठीक, क्लियर हो गया, समझना। यानी आर्थिक रूप से व्यावहारिक शाखाएं खोलने की समस्या आई, आर्थिक रूप से अव्यवहार शाखाएं खोलने की समस्या आई। आर्थिक रूप से अव्यवहार शाखाएं का मतलब होता है भैया हर शाखा ऐसी होनी चाहिए
कि कम से कम जितना खर्च हो रहा है उतना तो वो ब्रांच कमा के दे। और धीरे धीरे हमारे सरकारी बैंक, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती गई, उनके काम करने की क्षमता कम होती गई। अब देखो, यानी अब यहां से एक बनाते हैं, अर्थात आपको दिख क्या रहा है? आपको ये दिख रहा है कि 1969 से सरकार ने नियम बना दिया गया कि अब सरकारी बैंक रहेंगे, सरकारी बैंक ही रहेंगे, सरकारी बैंक रहेंगे। इन्हीं सरकारी बैंकों को कहा गया सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक। समझना बात को, इन्हीं को कहा गया सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक। जब भी हम बात करें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक, तो इसका मतलब सरकारी बैंक। साथ साथ इस 69 में यह भी कहा गया कि अब भारत में प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग बिजनेस नहीं करेगा, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग बिजनेस नहीं करेगा, ठीक, बैंकिंग बिजनेस नहीं करेगा, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग बिजनेस नहीं करेगा, ठीक, समझना बात को, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग बिजनेस नहीं करेगा। यानी 1969 के बाद भारत में जो भी बैंक थे वो क्या थे? सरकारी बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक थे। अर्थात 1969 से लेकर के 1969 से लेकर के 1991 तक, 1991 तक सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक थे, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के बैंक थे, पब्लिक सेक्टर के बैंक थे। हम 1991 ही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 1991 में आता है इकोनॉमिक रिफॉर्म, 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म आता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म आता है, आर्थिक सुधार आता है। और 1991 के आर्थिक सुधारों में बैंकिंग सेक्टर को भी प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया, बैंकिंग सेक्टर को भी प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया, प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया, खोल दिया गया। 1992 में कहा गया, एक नरसिम्हन समिति बनाई गई। 1992 में 1992 में ठीक नरसिम्हन समिति बनी, नरसिम्हन समिति बनी। इस नरसिम्हन समिति से कहा गया कि बताइए नरसिम्हन साहब, बताइए नरसिम्हन साहब क्या किया जाए? तो नरसिम्हन साहब ने कहा कि काम कीजिए। 91 में कह तो गया कि भैया हम बैंकिंग सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल देंगे। 92 में नरसिम्हन समिति बनी, नरसिम्हन साहब से कहा गया बताइए कैसे कैसे हम प्राइवेट बैंकों को लाएं। तो नरसिम्हन साहब ने कहा करना कुछ नहीं है, जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, जो सरकारी बैंक है वो बने रहे, ये तो सरकारी बैंक बने ही रहे। साथ ही साथ हम प्राइवेट सेक्टर के को भी कहे कि भारत में आओ व्यवसाय करो बैंकिंग का, देश के भी प्राइवेट सेक्टर को कह दें और विदेश के भी प्राइवेट सेक्टर को कह दें, ठीक। तो नरसिम्हन समिति के कहने से 1993 से प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस दिया जाने लगा, प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट बैंक को लाइसेंस आरबीआई देने लगी, प्राइवेट बैंक को लाइसेंस देने लगी। यानी अगर हम कहें तो, अगर कुछ यूं कहें तो हम कह सकते हैं कि 1969 से 1991 के बीच, 1969 से 1991 के बीच हमारे पास सिर्फ सरकारी बैंक हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, यही ना हम कह सकते हैं भैया लोग, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, हमारे पास सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, ठीक। लेकिन 1991 से लेकर के आज तक, 1991 से लेकर के आज तक, 1991 से लेकर के आज तक हम कह सकते हैं कि हमारे पास सार्वजनिक क्षेत्र के भी बैंक हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, क्षेत्र के बैंक हैं, और साथ साथ हमारे पास प्राइवेट सेक्टर के भी बैंक हैं, प्राइवेट सेक्टर के भी बैंक हैं, है कि नहीं? बताओ भैया लोग, बताओ तो बच्चे। अब प्राइवेट सेक्टर में दोनों हैं, भारतीय प्राइवेट सेक्टर के भी है, विदेशी प्राइवेट सेक्टर के ही है, ठीक। बताया जाए, बताया जाए, बताया जाए, कहानी समझ गए, सीक्वेंस समझ गए? अच्छा, इसमें एक और बात जोड़ दें, 1969 के अगर हम पहले कह दें तो 1969 के पहले अगर हम आजादी से गिने तो 47 से 69 तक क्या थे? सिर्फ प्राइवेट बैंक थे। नहीं, अगर हम इसको ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें, अगर हम कह दें 1947, है कि नहीं? यहाँ क्या थे? सिर्फ प्राइवेट बैंक थे। 69 के बाद सिर्फ सरकारी आए, 91 के बाद सरकारी भी है, प्राइवेट भी है कि नहीं? बताओ संदीप, बता, प्रिया बता, चाँद कहाँ गई, कलश कहाँ गई? बताओ भाई, सारे एकदम चीते कहाँ चले गए? सब इलेक्शन में चले गए क्या? पूरी थाने भंडारा करने गए क्या? केवल बिटियाएं दिख रही, बच्चे सब कहाँ गए? चीते कहाँ गए? सुमंत आ गया, हाँ, सौरभ आ गया, वाह वाह। लाली बता, जय बोल, महेश, खुशबू, धर्मेंद्र आ गया, विपिन, चल भाई, चुनमुन, सिद्धू भी आ गया, वीना गर्मी आ गई। गर्मी बिटिया बता, गर्मी बिटिया शिकायत रहती है और चाहत इन दो की शिकायत रहती है। अशोक, चलो, वाह वाह वाह, सारे आ गए, सारे आ गए, सारे आ गए, यही है। मैंने सोचा भाई चुनाव में क्या है, चुनाव में आजकल बहुत भंडारा मिल रहा है, इन सब भंडारा खाने तो नहीं चले गए? चल भैया लोग, चल चल, शाबाश, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। आप लोगों जैसे विद्यार्थी जब पढ़ने के लिए आतुर विद्यार्थियों को मैं देखता हूं तो एक बात से लेकर के तो आश्वस्त हो जाता हूं, देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में। जब आपकी आतुरता पढ़ाई के प्रति मैं देखता हूं तो मन मन ये विश्वास तो हो जाता है कि इस देश का भविष्य सुरक्षित हाथों, ठीक ना? हाँ, सब आगे बता दिए। अच्छा, मीनाक्षी करे मेरा नाम नहीं लेते, कहाँ है मीनाक्षी, बसंत, साक्षी, तुम लोग याद हो गए हो, मीना याद हो गए, सब लोग याद हो गए। विद्यार्थी क्या बोल रहे हो? करिश्मा देखो, इसको हम भूले हुए थे। आजा बेटिया, आजा आजा आजा। अच्छा, ओमोंती क्या कर रही है? तो दुखी रहती है।
चलो मोंती को ओम ओम बोल करके सारे लोग नमस्ते कर लो, मोंती मैं भी नमस्ते कर रहा हूँ। चलो ठीक है, ठीक हो गया ना, कहानी यहाँ तक समझ में आ गई? कोई किसी को दिक्कत? आकाश कह रहा गुरुदेव मैं भी हूँ। अरे भैया तू तो मेरे दिल में है, मेरा सारा विद्यार्थी मेरे दिल में रहता है, ठीक ना। एक शिक्षक को और क्या चाहिए? जो ऊर्जा और उत्साह से भरे हुए विद्यार्थी, बस। अगर किसी शिक्षक को ये मिल जाए तो दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति है। तो जब आप लोगों को जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप लोगों की आतुरता देखे, थोड़ा सा बदमाश है इसमें, तो बदमाशी करते रहते हैं, तो कोई टेंशन नहीं। अब हमसे नहीं बदमाशी करेंगे तो किससे करेंगे? तो बदमाशी नहीं करते हैं तो मेरा भी मन करता है डांटू किसको। तो जब मैं आप लोगों को डांटू वाटू ना तो बुरा मत मानिए, ये मेरा हक है, ठीक। ऑफलाइन क्लास में तो मैं पिटाई भी करता हूँ, तो 4 दिन जब तक एक डंडा नहीं दे देता हूँ मन नहीं मानता है, ठीक है। समझ गए बात को? ठीक। तो तब क्या कर रहा है कि मुझे नहीं कुछ बोलते हैं? तो आप लोगों को पढ़ते देखता हूँ, आप लोगों को मेहनत करते देखता हूँ, ठीक। तो मन गदगद हो जाता है। और शिक्षक को क्या चाहिए? अच्छा विद्यार्थी चाहिए। शिक्षक अपने विद्यार्थियों को मन से पढ़ा ले, या विद्यार्थी एक दिन मुल्क को चांद पर पहुंचा देंगे, मंगल पर पहुंचा देंगे। शिक्षक को यह सोचने की जरूरत नहीं कि मुल्क कहां पहुंचेगा, विद्यार्थी तो मुल्क पहुंचा ही देंगे। तो चल भाई लोग, श्वेता क्यों दांत दिखा रही है? किस पर हंस रही है श्वेता? ठीक। कशिप क्या कर रही है कि मैं भी हूं? हाँ हाँ चल ठीक है। आज क्या बात है, सब लोग हो गए? चलो आ जाओ, भूमिका पढ़ाई करो। तो यहां तक बात हो गई, अब आ जाओ। अब दूसरा राष्ट्रीयकरण हो गया। अब बताते हैं बैंकों का विलय, एकीकरण। राष्ट्रीयकरण हो गया, अब दूसरा मुद्दा है बैंकों का विलय, एकीकरण। देखो हमने यहां क्या बताया, जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है तो चलते रहे देश विदेश दोनों के, जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है इसमें कई दिक्कतें आने लगी, इसमें कई बैंक घाटे में जाने लगे। तो लोगों ने कहा क्या किया जाए, ठीक क्या किया जाए? तो ये विचार आया कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक घाटे में चल रहे हैं क्या किया जाए। तो एक पक्ष ये आया कि इन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से कुछ बैंक हैं जो बहुत घाटे में चल रहे हैं, कुछ बैंक है प्रॉफिट में चल रहे हैं। घाटे वाले को बंद तो कर नहीं सकते हैं, तो ये कहा गया कि क्यों नहीं जो घाटे वाले बैंक हैं उनको प्रॉफिट वाले बैंकों में मिला दिया जाए, यानी अपने बैंकों का आपस में मिला करके बैंकों की संख्या को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। इसी को बैंकों का एकीकरण कहते हैं। तो पूरी की पूरी एकीकरण की बात कहां से उठी, कैसे पहुंची, आइए। तो बैंकों का एकीकरण या विलय। एकीकरण से आशा यह है, एकीकरण से मतलब यह है कि जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है उनका आपस में विलय कर दे, विशेष करके कमजोर बैंकों का मजबूत बैंकों में विलय कर। इस एकीकरण की पहली बात 1998 में एम नरसिम्हन समिति पार्ट 2 ने किया था। दरअसल नरसिम्हन समिति 2 बार बनी, एक बार बनी थी 1992 में और दूसरी बार बनी थी 1998 में। तो 1992 वाले को नरसिम्हन समिति पार्ट 1 कहते हैं, 1998 वाले को नरसिम्हन समिति पार्ट 2 कहते हैं, ठीक। तो 1998 में नरसिम्हन समिति पार्ट 2 बनी थी और कहा गया कि थोड़ा जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं इनके भविष्य के बारे में नरसिम्हन साहब कुछ सलाह सुझाव दीजिए। तो नरसिम्हन साहब ने कहा कि भारत में बैंकिंग सेक्टर की त्रिस्तरीय संरचना का विकास कीजिए, ठीक। सरकार को कहा कि आप त्रिस्तरीय बैंकिंग संरचना का विकास कीजिए। त्रिस्तरीय, टाइपिंग मिस्टेक से परेशान हो गए। ठीक। नरसिम्हन साहब ने क्या किया? नरसिम्हन साहब ने, समझना बात को, त्रिस्तरीय संरचना के विकास की सिफारिश की, विकास की सिफारिश की। नरसिम्हन साहब कह रहे हैं कि भारत में त्रिस्तरीय संरचना का विकास किया। नरसिम्हन साहब कह रहे हैं कि जितने भी ये सरकारी बैंक हैं इनका आपस में मिला दो और अंतरराष्ट्रीय स्तर के 3 बड़े बैंक स्थापित किए। नरसिम्हन साहब कह रहे हैं कि जो सरकारी बैंक उनको आपस में मिलाओ और मिला करके कम से कम 3 बैंक ऐसे हो जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के, अंतरराष्ट्रीय स्तर मतलब पूरी दुनिया में परिचालन करें, उनकी पूंजी क्षमता टेक्नोलॉजी ऐसी हो कि जो दुनिया के, अमेरिका के, यूरोप के, चीन इत्यादि के बैंकों से प्रतिस्पर्धा कर पाए, ठीक। तो कहा गया कि 3 बड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर के बैंक, इन्होंने कहा कि सरकार से कहा कि पहले 3 अंतरराष्ट्रीय स्तर के बैंक बनाइए भाई, इनकी सिफारिश गई कि 3 अंतरराष्ट्रीय स्तर के बैंक बनाए। दूसरा 10 कम से कम राष्ट्रीय स्तर के बैंक बनाए जाए। तो 3 कैसे बनाए जाए? इन्होंने कहा जो पुराने सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं इनका विलय करो आपस में, और विलय करके 3 तो कम से कम अंतरराष्ट्रीय स्तर के बैंक बनाओ और 10 कम से कम राष्ट्रीय स्तर के बैंक बनाए, इन्हीं के बीच से। उसके बाद कहा कि सरकार, ठीक, जो नए बैंक खोले अब वो छोटे छोटे खोले, और साथ साथ उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में क्षेत्रीय और स्थानीय बैंकों की स्थापना सरकार करे, बड़ी संख्या में क्षेत्रीय और स्थानीय बैंकों की स्थापना सरकार करे, ठीक। यानी कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि देखिए भाई, ये लोग कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के 3 बड़े बैंक बनाए जाए, ठीक। अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्या बनाए जाए? 3 बड़े बैंक बनाए जाए और साथ ही साथ 10 राष्ट्रीय स्तर के बैंक बनाए जाए और बड़ी संख्या में क्षेत्रीय और स्थानीय बैंक बनाए जाए। ये कर रहे हैं। इन्होंने बात तो कह दी, लोगों ने कहा बात तो बढ़िया कहते हैं, लेकिन इसकी बात पर कोई काम नहीं हो पाया, इनकी बात पर कोई काम नहीं हो पाया, ठीक। बात ऐसे चलती रही, बात ऐसे चलती रही, इनकी बात टोकरी में डाल दी गई थी, इनकी बात पर कोई काम नहीं हो पाया, समझना बात। उसके बाद 2014 में एक समिति बनी थी जिसे कहते हैं पीजे नायक समिति। 2014 में एक समिति बनी थी जिसे कहते हैं पीजे नायक समिति। क्या कहते हैं इसे? पीजे नायक समिति। इस 2014 में पीजे नायक समिति ने फिर वही बात कही। पीजे नायक समिति ने सरकार से कहा, ठीक, कि आप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का या तो निजीकरण कर दीजिए, या तो इन्हें बेच दीजिए, या इनका आपस में विलय कर दीजिए, आपस में मिला दीजिए, ठीक। कहा कि आप जल्दी कीजिए,
जो आपके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, या तो इनका विलय कर दीजिए या इन्हें आप आपस में क्या कर दीजिए, मिला दीजिए भाई, इनका आपस में एकीकरण कर दीजिए। ठीक। पीछे नायक साहब 2014 में कुल मिला जुला करके बिल्कुल वैसे ही बात कर रहे हैं जो कहते हैं नरसिम्हन साहब। नरसिम्हन साहब निजीकरण की बात नहीं किए थे, नरसिम्हन साहब विलय की बात की। लेकिन पीछे नायक एक कदम आगे बढ़ रहे, कह रहे हैं कुछ कीजिए सरकार, ये सार्वजनिक क्षेत्र के आपके सरकारी बैंक है, ठीक ठाक काम नहीं कर रहे हैं। ठीक, समझना। अंजुम शेखर, बात समझ रहे हो बेटा लोग? तो पीछे नायक साहब कह रहे हैं कि सरकार कुछ कीजिए, सरकार कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, और जो कीजिए वो क्या कीजिए? ठीक, वो ये कीजिए कि या तो भैया विलय कीजिए, नहीं तो इसका निजीकरण कर सीधे प्राइवेट को दे दीजिए। सरकार कहती है ठीक है, कुछ करते हैं। तो 2017 में 2017 में सरकार ने एक पहल की। ठीक, और 2017 में सरकार ने कहा थोड़ा छोटे लेवल पर करते हैं। ठीक, छोटे लेवल पर ये करते हैं, सरकार ने कहा कि पहले स्टेप वाइज उठाते हैं। 2017 में सरकार ने कहा कि जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसके 5 सहयोगी बैंक है, छोटे छोटे। पता चला कोई स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर है, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला है, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर है, ऐसे 5 गो इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के छोटे 5 सहयोगी बैंक है। और एक है भारतीय महिला बैंक, जो स्टेट बैंक ने ही बनाया हुआ था। इस भारतीय महिला बैंक में सभी कर्मचारी सिर्फ महिला रहती थी और कुछ नहीं। तो 2017 में कहा सरकार ने कि एक काम करते हैं, पहले छोटा छोटा लेवल पर प्रयोग करते हैं। और सरकार ने कहा कि हम एसबीआई के 5 सहयोगी बैंकों और जो भारतीय महिला बैंक है, इनका भी एसबीआई में विलय करते हैं। तो 2017 में सरकार ने एसबीआई के 5 सहयोगी बैंक और भारतीय महिला बैंक का क्या कर दिया, विलय कर दिया। किसमें विलय कर दिया? आपस में। यानी कहा गया कि पहले क्या था, एसबीआई थी, उसके 5 सहयोगी बैंक थे, 5 अलग थे, और एक भारतीय महिला बैंक थी, 6 हो गए, 6 को कर दिया हटाओ, सबका एसबीआई में हम क्या कर दिए, विलय कर दिए। ठीक, समझना, समझ में आ गई बात? आशुतोष समझ रहा है? ठीक, समझ रहा है? उसके बाद साल आया 2018 का। सरकार ने कहा एसबीआई वाला 5 तो विलय कर दिया, थोड़ा सा इसको बड़े लेवल पर ले चलते हैं, थोड़ा सा और कुछ सलाह सुधार सुझाव ले लें, क्योंकि इतना हल्का काम नहीं है विलय। तो जब 2018 का साल आया तो भारत सरकार ने कहा कि काम करते हैं और कुछ विचार करते हैं, तो कि कैसे हम अपने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय करें। तो 2018 में भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के प्रस्ताव के लिए अरुण जेटली की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया। यानी सरकार ने, तब स्वर्गीय अरुण जेटली जी जीवित थे, सरकार ने अरुण जेटली की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया। एक आशुतोष का क्वेश्चन अभी लूंगा, ठीक है बेटा? 2018 में अरुण जेटली की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन करती है सरकार। 2017 में तो कर दिया था कि एसबीआई के 5 सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक का किसमें गठन, विलय कर दिया था, एसबीआई में। 2018 में क्या करती है सरकार? 2018 में सरकार कह रही है कि हम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय करना चाहते हैं, लेकिन एक बार और विचार करवा ले ताकि खूब बढ़िया से बढ़िया करें। तो 2018 में अरुण जेटली पैनल का गठन हुआ। अरुण जेटली पैनल ने कहा जल्दी कीजिए, देर किस बात की, जल्दी कीजिए, देर किस बात की। ठीक, जल्दी कीजिए, देर किस बात की। यानी अरुण जेटली पैनल ने सीधे सीधे बैंकों के विलय की आपस में सिफारिश कर दी और एक रूपरेखा भी, समझना बात को। और अरुण जेटली ने कहा कि पहले बड़ा बड़ा बैंक का विलय करेंगे, थोड़ा एक प्रयोग कर लेते हैं। और तुरंत तुरंत भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का एकीकरण शुरू कर दिया। यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बहुत सारी शाखाएं इधर उधर बिखरी थी, 56 शाखा थी, 56 का मिलाकर के 38 कर दिया। अरुण जेटली ने कहा जैसे मैंने बताया, देखो इन 56 को 38 कर दो, इससे काफी कुछ सीख लोगे। और उसके बाद खूब जो भारत के सभी बड़े बैंक हैं, उन सरकारी बैंक हैं, उनका एकीकरण हम तुरंत कर देंगे। 1 अप्रैल 2020 का दिन आया और 1 अप्रैल 2020 के दिन को, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, इस 1 अप्रैल 2020 के दिन को भारत सरकार ने अपने सरकारी बैंकों के विलय की घोषणा कर दी, जिसके तहत पब्लिक सेक्टर के 4 बैंकों का 10 बड़े बैंकों में विलय कर दिया। 4 बड़े बैंक थे, उनका किसमें विलय कर दिया गया? ठीक, सार्वजनिक क्षेत्र के 4 बैंकों का 10 बड़े बैंकों में विलय कर दिया गया। जैसे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया। यह दोनों बैंक अब नहीं है, यह दोनों शामिल किसमें हो गए हैं? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक में। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, फिर से देख लो, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, समझना बात को बच्चा लोग, समझना बात को। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया। समझ में आ गया? यूनाइटेड बैंक ऑफ कॉमर्स और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया। सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय हो गया। ठीक, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय हो गया। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो गया। ठीक, और आज के दौर में हमारे पास 12 क्या है? सार्वजनिक बैंक हैं। आज कितने सरकारी बैंक हैं? 12। इनमें 11 राष्ट्रीयकृत बैंक और एक एसबीआई है। ठीक, तो नहीं समझने की जरूरत है, ऐसे जान लीजिए, फालतूगिरी की चीज। कितने बैंक हैं? तो हमारे पास 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। आज हमारे पास कुल कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं? तो 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। टोटल संख्या, ठीक, कितनी है? 12 है। ठीक, कौन कौन है? तो बैंक ऑफ, अरे कितना मोटा हो गया यार, अरे भैया इतना मोटा, कौन कौन है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, केनरा बैंक है,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, इंडियन बैंक है, यूको बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, भारतीय स्टेट बैंक है, जिसमें एसबीआई भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है, तो पीएनबी दूसरा सार्वजनिक बैंक है। समझ में आ गई बात? दिव्या बिटिया कुछ पूछ रही थी, बताओ। ओमंती बताओ, बबीता बिटिया बताओ। ठीक, दादा बताया जाए। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब बताओ भाई तुम लोग तो। मोबाइल रखा कर दीजिए। हाँ यही चल रहा है बहुत ही स्मूथ। बताइए। ठीक। अच्छा एक पूछ रहा है एचडीएफसी प्राइवेट बैंक। हाँ भैया वो सब प्राइवेट है, सरकारी आज इतने ही है, इतना बैंक जान लो यही सरकारी बैंक। ठीक, समझ गए? बताओ। तो दो मुद्दा आप समझ गए। ठीक, दो मुद्दा आप समझ गए। अरे विलय का मतलब दो लोगों को आपस में जोड़ दो, ठीक ना? दो को मिलाकर के एक बना दो। एक पूछ रहा है इंडिया का सबसे बड़ा बैंक कौन है, था लिखे है एसबीआई सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। ठीक, कलश बता बेटिया। अनुष्का बताओ। आगे बढ़े। अब ये दो मुद्दा हो गया, अब थोड़ा एक एक बैंकों के बारे में बताते हैं। जैसे हमारा एक बैंक है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फिर हम बताते हैं सहकारी बैंक। ठीक, समझना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, विभेदित बैंक, सबकी बात करते हैं। पोस्ट पेमेंट बैंक बैंक बहुत है, एग्जिम बैंक, क्रेता बैंक। चलो तो आ जाइए हम बात करते हैं अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की। ठीक, शुरू करें? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पढ़ा दें? ठीक। अच्छा इंडिया, अच्छा आईबीपी बैंक। अरे बैंकिंग अभी चलेगा 2-3 क्लास, उसके बाद तुम लोग कहोगे गुरुजी अब तो हम खुद का बैंक खोल लें। ठीक ना? आरबीआई पढ़ाया पूरा याद हो गया ना? अब कोई पूछता होगा तुरंत तुम लोग सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट सब बता देते हो फटाफट। ठीक है कि नहीं है? अब कोई पूछता है कि सीआरआर एसएलआर क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, कोई दिक्कत होती है? फटाफट बताते हो तुम लोग। ठीक, अब आ जाओ। अब आ जाइए बताता हूं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। देखो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नॉर्मल बैंकों से थोड़ा अलग होते हैं, नॉर्मल बैंकों से अलग होते हैं। ये है सरकारी बैंक लेकिन इनकी कार्यप्रणाली अन्य बैंकों से अलग होती है। तो आइए बात करते हैं अपने आरआरबी की, रीजनल रूरल बैंक की, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की। 1975 का साल था। ठीक, 1975 का साल था। कौन सा साल था? 1975। एक वर्किंग कमेटी का गठन हुआ था जिसे कहते हैं नरसिम्हन कार्य समिति। ये वही नरसिम्हन साहब हैं जो 2 बार बनी थी, तभी एकदम युवा थे, लड़के थे, आरबीआई में नौकरी करते थे। सुना बात को। एक कह रहा पब्लिक सेक्टर के 12 बैंक है, आपने 13 का नाम बताया है। गिन तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ही तो है, 13 का आपने बताया। मारना पड़ेगा कहा तुम लोग किसी को एक दिन पकड़ करके। रुको एक दिन पिटाई होती है तुम लोगों। तो 1975 में नरसिम्हन कार्य समिति का गठन होता है और नरसिम्हन कार्य समिति के सुझाव और सलाहों पर 1976 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 आता है। ठीक, क्या आता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 आता है। ठीक, यानी सरकार एक एक्ट लेकर आती है जिसे आरआरबी एक्ट 1976 कहते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम कहते हैं, और इसी से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना। जब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए जाते हैं 1976 में, तो स्पष्ट कह दिया जाता है कि भैया हम जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बना रहे हैं वह इसलिए बना रहे हैं ताकि हम ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं को पहुंचा सकें। यानी ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं पहुंचाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जाती है। कहा गया कि देखिए इस क्षेत्रीय ग्रामीण नाम में ही ग्रामीण है, तो कहा गया कि देखिए स्पष्ट है उद्देश्य गांव में ही होगा। ठीक, काम गांव में ही करना होगा, हम ग्रामीण विकास के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कर रहे थे। ठीक, समझ में आ गई बात? हालांकि यह भी बात कही गई कि ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वो हैं जो शहरी परिचालन के लिए भी शाखाएं खोल सकते हैं, अर्थात ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनेंगे तो गांव के लिए, या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनेंगे तो गांव के लिए, उद्देश्य होगा गांव में ही, खोलेंगे भी गांव में। लेकिन है क्या कि जैसे मान लो किसी काम कर रहे हैं गांव के लिए, लेकिन कस्बा शाखा खोलना होगा तो कहां खोलेंगे? एकदम गंगम जाकर नहीं खोलेंगे। शाखा खोलने के लिए जो गांव का आसपास का कस्बा होगा, जो शहर होगा, वहीं खोल देंगे। खोलेंगे कस्बे में, खोलेंगे आसपास के शहर में अपना ब्रांच अपना, लेकिन काम करेंगे गांव के विकास के लिए, कृषि के विकास के लिए। ठीक, समझ में आ गई बात? ये बात हो गई। अब अगर परिचालन की बात की जाए कि आरआरबी का परिचालन क्या होता है, याद रखना ऐसे बता रहा हूं। आरआरबी ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है पूरे देश में एक समान नहीं खोले जाते। आरआरबी क्या किया जाता है कि जैसे मान लो ये अपना देश है। ठीक, अब भारत सरकार देखती है कि किस प्रदेश का कौन सा ग्रामीण एरिया है जो पिछड़ा हुआ है, जहां बैंक नहीं।
ठीक। तो जैसे मान लो ये पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश है या ये कोई प्रदेश है, तो भारत सरकार कहती है कि देखो भैया, उत्तर प्रदेश है तो देखती है कि आपके किस-किस डिस्ट्रिक्ट में, किस-किस डिस्ट्रिक्ट में, किस-किस डिस्ट्रिक्ट के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक नहीं है। तो 1, 2, 3 ऐसे जिला है, या कोई राज्य ही है जिसके पूरे के पूरे गाँव में बैंक नहीं है, तो ऐसा कोई राज्य है नहीं। तो केंद्र सरकार क्या करती है, राज्यों की जैसे मान लो यहाँ इस जिले में बैंक ना हो, तो केंद्र सरकार कहेगी एक काम करते हैं, इस राज्य के उत्तर प्रदेश के इन जिलों में बैंक नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक नहीं, ये कोई और राज्य है, इनके ग्रामीण क्षेत्र जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक नहीं है, तो यहाँ भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित कर देते हैं। ठीक, समझना बात को, ये नहीं कि हर साल होगा, यहाँ भी एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित कर देते हैं, यहाँ भी एक आरआरबी की स्थापना कर देते हैं, रीजनल रूरल बैंक यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यहाँ भी बना देते हैं। यानी केंद्र सरकार अधिसूचित करती है, तो किसी राज्य के कुछ क्षेत्रों में, पूरे राज्य में, कुछ जिले में आरआरबी की स्थापना कर दी जाती है। यानी कुल बात ठीक ये निकली कि आरआरबी के संचालन का जो क्षेत्र है वो या तो राज्य होता है या उसके कुछ जिले होते हैं, जिसे केंद्र सरकार अधिसूचित करती है, केंद्र सरकार स्टेट करती है। अब कार्य क्या है, तो कार्य को हम आज के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, जो इसको 1975 में कार्य दिया था उससे आज कार्य बहुत आगे बढ़ गया। ठीक, तो कार्य क्या है तो समझना। ठीक, कार्य ये है कि ग्रामीण, और अब तो भारत के गांव के आसपास के बीच कस्बे बन गए हैं, चौराहा बन गया है, उन्हें अर्ध कस्बाई क्षेत्र कहते हैं। भले ही वो कस्बे हैं, लेकिन वहाँ गांव वाले ही रहते हैं, खेती किसानी वाले रहते हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था या 2-4 दुकान खोलने से वो शहर नहीं हो जाएगा। तो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाएं देना आरआरबी का काम है। जो ग्रामीण क्षेत्र हों और जो अर्ध शहरी क्षेत्र हों, उनमें बैंकिंग सुविधाएं देना आरआरबी का काम। मनरेगा मजदूरी का वितरण करते हैं, पेंशन का वितरण करते हैं, और यही सब सरकारी कार्य करते हैं। ये डेबिट और क्रेडिट कार्ड देते हैं, डेबिट और क्रेडिट कार्ड देते हैं, डेबिट कार्ड भी ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड भी ले लीजिए। मोबाइल बैंकिंग की भी सुविधा देते हैं, अब इंटरनेट बैंकिंग की भी सुविधा देते हैं। पैरा बैंकिंग सुविधाओं को भी उपलब्ध कराते हैं, अर्थात बैंकिंग सर्विस से जुड़ी हुई अन्य सेवाएं। सिर्फ लोन देने के अलावा अन्य सेवाएं भी, जैसे आपको सलाह देंगे कि किसी में उद्योग लगाओ तो कैसे लगाओ, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाओ तो कैसे लगाओ। समझ में आ गई बात? ठीक, समझ गए? तो पैरा बैंकिंग सुविधाएं दिए जाते हैं। अब देखो इनका रेगुलेशन बड़ा अजीबोगरीब है। ठीक, देखो है क्या कि भारत में एक संस्था है नाबार्ड। देखो एक चीज इसमें हम कुछ गलत दिख रहे हैं। अब देखो इसकी थोड़ी सी कानूनी स्थिति को समझना, इनका थोड़ा रेगुलेशन समझना। क्योंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गांव के विकास के लिए कार्य करते हैं, खेती किसानी के विकास के लिए कार्य करते हैं, और भारत में ग्रामीण विकास को संचालित करने के लिए एक संस्थान है नाबार्ड। हो सकता है कल की क्लास में नाबार्ड पढ़ाएं, कल इसका नंबर आ जाएगा। तो एक तरफ नाबार्ड है, कल की क्लास में आएगा नाबार्ड, जो भारत में ग्रामीण स्थिति का संचालन कर रहा है, भारत में खेती किसानी का संचालन यानी ग्रामीण विकास के लिए क्या कार्य कर रहा है, कृषि विकास के लिए कार्य कर रहा है, नाबार्ड का काम है। समझ जाते हो? यानी एक तरफ नाबार्ड है जो कृषि विकास और ग्रामीण विकास के लिए काम कर रहा है, एक तरफ नाबार्ड है जो कृषि विकास और ग्रामीण विकास के लिए काम कर रहा है। तो चूंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड भी पैसा देता है, तो थोड़ा सा इन पर नियंत्रण नाबार्ड भी रखता है। दूसरी तरफ ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्योंकि जनता से जमा भी स्वीकार करते हैं, इसलिए आरबीआई के दायरे में भी आ जाते हैं, इसलिए आरबीआई के पास अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में भी दर्ज होते हैं। तो अगर इनका रेगुलेशन दिया जाए, देखा जाए, ये नाबार्ड द्वारा विनियमित किया जाता है। ठीक, इनकी कंट्रोलिंग किसके द्वारा की जाती है? नाबार्ड के द्वारा। इनकी कंट्रोलिंग किसके द्वारा की जाती है? नाबार्ड के द्वारा। हाँ, आरआरबी के जो होते हैं या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में आरबीआई के पास लिस्टेड जरूर होते हैं, क्योंकि वह जमा स्वीकार करते हैं। आ जाओ, यानी ये जो आरआरबी है यह आरबीआई के पास किस रूप में है? तो आरबीआई के पास जो ये लिस्टेड होते हैं या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में होते हैं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में। ठीक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में। समझना क्यों? क्योंकि जिस एरिया में आरआरबी खुलेंगे, इस एरिया के लोग जब खाता खुलवाते हैं आरआरबी में, तो ये लोग पैसा भी तो आरआरबी में जमा करते हैं। तो आरआरबी अपने एरिया के लोगों का डिपॉजिट स्वीकार करता है। जब डिपॉजिट स्वीकार करता है, इसलिए आरबीआई के पास अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में है। लेकिन आरआरबी को जो पैसा मिलता है किसानों को लोन देने के लिए, पंप के लोन देने के लिए, सिंचाई के लोन देने के लिए, खाद बीज के लोन देने के लिए, वह पैसा मिलता है नाबार्ड से। कल बताऊंगा नाबार्ड का है, आज नहीं बता रहा हूं। वह पैसा मिलता है नाबार्ड से। क्योंकि पैसा नाबार्ड दे रहा है, इसलिए आरआरबी का जो रेगुलेशन होता है वो नाबार्ड करता है। इनका मालिक जो है वह नाबार्ड है, रेगुलेशन नाबार्ड करता है। इनका रेगुलेशन कौन करता है? नाबार्ड करता है। ठीक ना? रोहित पूछ रहा है नाबार्ड क्या है। रोहित अभी तक बड़ी देर बाद क्लास में, कल नाबार्ड पढ़ाऊंगा, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, कल नाबार्ड पढ़ाऊंगा। ठीक ना? नाबार्ड की बारी कल ही आएगी, कल चर्चा। नान बाबू गोस्वामी मुझे बहुत दिन बाद दिख रहे हैं। ठीक, अच्छा कौन ब्लॉक हो गया? आशुतोष क्यों ब्लॉक हुआ बताओ भाई। कुलसम खातून, मीना क्या हाल चाल है? आशुतोष मिश्रा को क्यों ब्लॉक करवा दिया तुम लोगों ने? ममता बता बेटिया, सौरभ बता क्या हाल चाल है? रोहित भी बहुत दिन बाद दिख रहा, कहाँ? अच्छा पूरी क्लास लिया, शांति से पढ़ रहा, शाबाश शाबाश। बताएंगे क्या है? ठीक है, कल विस्तार से बताएंगे नाबार्ड। तो मेरा एकदम क्यूट सा विद्यार्थी है। अच्छा सिखाए दिव्या, तो आज मुझसे क्या हाल चाल है बताओ, मिल जाता नहीं, वर्षा टूट के लाएगी। चलो चलो ठीक है, अब इधर आ जाओ। ठीक, चलो इधर आ जाओ। तो इसका स्वामित्व क्या होगा? तो स्वामित्व में कहा गया कि एक चीज यहाँ गलत टाइप हो गई, आज बहुत मिस्टेक हुआ। ऐसे ही कर दे।
अच्छा, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इस आंकड़े में, इसको मैं ठीक नोट्स में ठीक करवा करके भिजवा दूंगा। ठीक, ठीक? इसमें एक मिस प्रिंट हो गया है, उसमें कंफ्यूजन हो रहा है, नोट्स में ठीक करवा करके भिजवा दूंगा। जब नोट्स बनाया जाएगा तो उनसे कह लूंगा, इस पर विचार कर लेंगे। तो इसमें जो स्वामित्व का मामला होता है आरआरबी के, केंद्र सरकार का 50%, राज्य सरकार का 15% और स्पॉन्सर बैंक का 35%। ठीक, केंद्र सरकार का 50%, राज्य सरकार का 15% और स्पॉन्सर बैंक का कितना होता है? 35%। ठीक, अगर हम सर्वाधिक आरआरबी देखें तो सर्वाधिक क्षेत्र, अब कहोगे स्पॉन्सर बैंक क्या होते हैं, थोड़ा इसको समझा देता हूं। अगर हम स्पॉन्सर बैंक वाली कहानी देखें, थोड़ा इसको समझा देता हूं। देखो, ये मान लो कोई राज्य है, कोई राज्य है, कोई राज्य है, ये कोई राज्य है। ठीक, इसके ये कोई डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर आरआरबी खोलना हो, ये जिला हो, आरआरबी खोलना, तो सरकार देखती है यहां पहले से कौन बैंक है, यहां पहले से कौन बैंक है, यहां पहले से कौन बैंक है। तो सरकार को अगर लगे कि अच्छा यहां पहले से एसबीआई है, काम कर रही है ऑलरेडी, तो सरकार एसबीआई से कहती है कि पैसा हम तुमको दे रहे हैं, तुम ही आरआरबी खोल दो। क्या खोल दो? आरआरबी खोल दो। तो मान लो जब एसबीआई आरआरबी खोलेगी तो एसबीआई इस आरआरबी की स्पॉन्सर बैंक हो जाती है। क्या हो जाती है? स्पॉन्सर बैंक हो जाती है। तो एसबीआई इस आरआरबी की क्या हो जाती है? स्पॉन्सर बैंक हो जाती है। उसी बात को यहां कहा गया कि केंद्र सरकार 50% पैसा लगा देती है, राज्य सरकार 15% लगा देती है, स्पॉन्सर बैंक 35% लगा देता है, और सर्वाधिक आरआरबी किसके पास है? एसबीआई के पास है। यानी सर्वाधिक बैंकों को स्पॉन्सर किया है ना एसबीआई। ठीक, क्लियर हो गया? क्या है? एसबीआई का। ठीक, स्पेशल गाइडलाइन क्या है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का? इन्हें सीआरआर रखना पड़ता है और एसएलआर भी रखना पड़ता है। ये क्या करना पड़ता है? सीआरआर रखना पड़ता है, एसएलआर रखना पड़ता है। साथ ही साथ इनके लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होती है? इनके लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है 75%। तो आप कहोगे ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या है? देखो समझना, यानी सीआरआर इन्हें भी रखना पड़ता है, एसएलआर इन्हें भी रखना पड़ता है, पीएसएल इनके लिए क्या है? 75%। तो आप कहोगे आखिर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है क्या? आ जाइए इस पर चर्चा कर लेते हैं हल्का सा। वैसे एक जगह प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग आएगा, विस्तार से करेंगे, हल्का सा कर लेते हैं। प्रायोरिटी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, इसे ही कहते हैं पीएसएल। आइए बताते हैं क्या पीएस प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, पीएसएल की क्या व्यवस्था। ठीक, अच्छा विमलेश कह रहा है गूगल से सर्च करें, तो तब तो ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट 15, सेंट्रल 50, तब तो ठीक है। हाँ मुझे याद आ रहा था, मैं मिस हो रहा था, मिस टाइप हो गया है। तो पीएसएल क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या है? इसे प्राथमिक उधारी क्षेत्र भी बोलते हैं, इसे प्राथमिक उधारी क्षेत्र भी बोलते हैं, उधारी क्षेत्र भी बोलते हैं, या इसी को प्राथमिक ऋण क्षेत्र भी बोलते हैं, इसी को प्राथमिक ऋण क्षेत्र भी बोलते हैं, इसको प्राथमिक उधारी क्षेत्र भी बोलते हैं और इसी को प्राथमिक ऋण क्षेत्र भी बोलते हैं। ठीक, समझना। तो कहोगे क्या है पीएसएल? यानी जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हम कह रहे हैं कि देखो सीआरआर रखना है, एसएलआर तो रखना ही है। एक पूछ रहा कितना रखना है, रे गधा कितना बताए थे? 18% बताए थे ना, तो जितना आरबीआई का उतना रखना है। ठीक, जितना आरबीआई का उतना रखना है। पीएसएल 75% रखना है, तो बता रहे हैं पीएसएल 75%। पीएसएल क्या होता है तुरंत बता रहे हैं। तो पीएसएल का मतलब होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्राथमिक ऋण क्षेत्र। होता क्या है? आरबीआई कहती है कि जितने भी बैंक हैं, ये कोई बैंक है, ये कोई बैंक है, इसको हम विस्तार से भी आगे बढ़ा रहे हैं, बताएंगे, लेकिन अभी आपके लिए काम चलाओ, यहाँ बता दे रहे हैं। आरबीआई कहती है जितने भी बैंक हैं, जो आप लोन दोगे, बैंक जो भी लोन देगा, आरबीआई कहती है 60% लोन जहां चाहो वहां दे दो। 60% लोन किस क्षेत्र को देना है या बैंक की मर्जी, बैंक की मर्जी। ठीक, बैंक की मर्जी है, जहां चाहे वहां दे दे। आरबीआई कहती है लेकिन 40% जो लोन है, ठीक, 40% जो लोन है, 40% लोन है, आरबीआई कहती है ये किस सेक्टर को देना है, किस सेक्टर को देना है वह हम बताएंगे, हम बताएंगे। तो आरबीआई जो जो सेक्टर बताती है उसे ही प्रायोरिटी सेक्टर कहते हैं। आरबीआई जो जो सेक्टर बताती है, आरबीआई जो जो सेक्टर बताती है उसे ही प्रायोरिटी सेक्टर कहते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर कहते हैं। जैसे आरबीआई बैंकों से कहती है, बैंक से कहती है, आरबीआई बैंक से कहती है कि बैंक अपना 40% लोन, अपने कुल टोटल लोन का, जो आपका आरबीआई कहती है कि जो कुल तुम्हारा टोटल लोन है इसका 40% आरबीआई सेक्टर निर्धारित करके दे देती है। आरबीआई कहती है कृषि को दोगे, एग्रीकल्चर को दोगे, रूरल डेवलपमेंट को दोगे, रूरल डेवलपमेंट को दोगे। आरबीआई कहती है पुअर से वीकर सेक्शन को दोगे, कमजोर वर्ग को दोगे, वीकर सेक्शन को दोगे। ठीक, आरबीआई कहती है कि कुछ हेल्थ को दोगे, कुछ एजुकेशन को दोगे। यह सारे सेक्टर क्या हो जाएंगे? प्रायोरिटी सेक्टर। ठीक, या सारे के सारे सेक्टर क्या होंगे? यही पीएसएल के सेक्टर होंगे, पीएसएल के सेक्टर होंगे। यानी साधारण बैंकों के लिए पीएसएल कितना है? 40% है। नॉर्मल बैंकों के लिए पीएसएल क्या है? 40% है। लेकिन सरकार कह रही है कि आरबीआई नॉर्मल बैंक नहीं है, आरबीआई स्पेशल बैंक है, अर्थात आरबीआई के लिए पीएसएल क्या है? 75% है। यानी आरबीआई अपने टोटल लोन का 75% उस सेक्टर को देगी जिसे पीएसएल के रूप में सरकार बताएगी। ठीक, जिसे पीएसएल के रूप में सरकार बताएगी। समझ में आ गया? तो आरबीआई के लिए क्या है? पीएसएल कितना है? आरबीआई के लिए पीएसएल रख दिया गया है 75%। सॉरी, आरआरबी के लिए पीएसएल रख दिया है 75%। बताया जाए
हो गई बात? आरआरबी समझ में आ गया? ठीक, बताओ, आरआरबी समझ में आ गया? तो आज हम 3 टॉपिक पढ़ाए। आज हम 3 टॉपिक पढ़ाए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, दूसरा बैंकों का एकीकरण और तीसरा आरआरबी। तो आज का अगर हम कहें कि आज हमने 3 टॉपिक पढ़ाया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का एकीकरण, एकीकरण या विलय, और तीसरा हमने पढ़ाया आरआरबी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? वर्षा बेटा बताओ, कोई दिक्कत इन तीनों में? ठीक, सौरभ कह रहा साक्षी चुलबुल है ना, मारेगी साक्षी, बाल नोच लेगी तेरा। ये रावल कौन भाषा लिखता है, समझ लो। ठीक, तो गुजराती लिखता है ये। ठीक, अच्छा, गरम करो। हाँ, विमलेश कह रहा है कि कार्य में दिक्कत नहीं होता, हो सकता। अच्छा, एकाधिकार अलग होता है, ठीक ना, समझ गए? अच्छा, मोहनजोदड़ो भाषा। अब मान लो एक सवाल बनाते हैं, ठीक, कि बैंकों के एकीकरण से क्या तात्पर्य। एक सवाल बनाते हैं, प्रश्न है, बैंकों के एकीकरण से क्या तात्पर्य, क्या तात्पर्य है? ठीक, स्पष्ट करें, स्पष्ट करें कि इसने एक साथ, इसने एक साथ बैंकिंग का विकास किया, बैंकिंग का विकास किया, तो बैंकिंग को बाधा भी पहुंचाई, बैंकिंग को बाधा भी पहुंचाई, पहुंचाई। ठीक, तो इसका सिनेप्सिस कैसे बनेगा, इसका आंसर राइटिंग कैसे होगी? तो इसकी आंसर राइटिंग सीधे 3 पार्ट में होगी। पार्ट 1, पार्ट 1, पार्ट 1 में एकीकरण से क्या तात्पर्य है इसको बताना होगा। क्या बताओगे कि 14 जुलाई 1969 को, ऐसे बता देना, 1969 जब देश आजाद हुआ तो भारत के सभी बैंक प्राइवेट थे। 1969 को सरकार ने सभी प्राइवेट बैंकों को अपने स्वामित्व में ले लिया। इसे ही हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण। समझ गए बात को? फिर इसका दूसरा पार्ट, इसने एक साथ बैंकिंग का विकास किया। क्या लिखोगे? एकीकरण से जो लाभ हुआ, एकीकरण से जो लाभ हुआ, वह लिखोगे। उसके बाद तीसरा पार्ट, बैंकिंग को बाधा भी पहुंचाया। तो एकीकरण से कैसे धीरे धीरे, एकीकरण के नकारात्मक पक्ष हमने जो बताए हैं, एकीकरण के नकारात्मक पक्ष हमने बताए, तो बताओगे, और कैसे कैसे धीरे धीरे एकीकरण के बाधा होता है। समझ गए? अब देखो इन सब में पुनीत पता नहीं कौन भाषा। क्लियर हो गया ना? ठीक, तुम लोग भाषा भाषा में रहो। लाली क्या लिख रही है? ठीक, अरे अरे एकीकरण नहीं, ये राष्ट्रीयकरण है। देखो, एकीकरण नहीं, बैंकों के राष्ट्रीयकरण, बैंकों के, सॉरी राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण, बैंकों के राष्ट्रीयकरण को स्पष्ट करें। इसने एक साथ बैंकों का विकास किया तो बैंकों में बाधा पहुंचाई। एकीकरण नहीं, प्रश्न गलत हो गया, राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण। ठीक, तो पहले राष्ट्रीयकरण के बारे में बताना, सीधी राष्ट्रीयकरण क्या है, यानी राष्ट्रीयकरण ये कहते हैं, ये कहते हैं। दूसरा बताओ, राष्ट्रीयकरण के सकारात्मक पक्ष, राष्ट्रीयकरण के सकारात्मक पक्ष, और तीसरा राष्ट्रीयकरण का नकारात्मक, राष्ट्रीयकरण के जो लास्ट में हम बताए थे नकारात्मक। समझ में आ गई बात? क्लियर ना? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।